ये है कमाई का अड्डा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आपका स्वागत है। भारतीय मार्केट्स के लिए आज रिलेटिवली बेहतर दिन, रिलेटिवली इसलिए क्योंकि कम से कम आज हम डीप इन द रेड तो नहीं गए जो पिछले 3-4 दिन से हो रहा था। हालांकि ऊपरी लेवल से आज भी थोड़ा फिसले हैं, इन सब पर करेंगे बातचीत, लेकिन पहले इस वक्त की हेडलाइंस। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में 5 दिनों की गिरावट पर ब्रेक, निफ्टी करीब 100 पॉइंट उछला। हालांकि बैंक निफ्टी में ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में रौनक। और वेदांत ग्रुप की कंपनियों में आज जोरदार खरीदारी लौटी। हिंदुस्तान जिंक 12% भागा, साथ ही वेदांत का शेयर भी खुद 3% ऊपर। बाकी मेटल कंपनियों और सरकारी कंपनियों में भी खरीदारी। पॉलीकैब ने पेश किए अनुमान से अच्छे नतीजे। Q4 आय और मुनाफा 29% बढ़ा, मार्जिन में हल्का दबाव, लेकिन वायर्स एंड केबल्स ईबिट मार्जिन में दिखा उछाल। शेयर 7% की तेजी के साथ बना वायदा का टॉप गेनर, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक। और अच्छे नतीजे के साथ 1 for 1 बोनस के बाद BPCL का स्टॉक 4% भागा। सिटी ने 760 का टारगेट दिया। खरीदारी की कॉल यहां पर कायम। इधर नतीजों के बाद MGL में 3% का दिखा दबाव। और अक्षय तृतीया पर बड़ी सोने की चमक। MCX पर सोने में 750 रुपये की तेजी, 73,000 के पास पहुंचे दाम। चांदी भी 1000 रुपये चढ़कर पहुंची करीब 85,000 के पास। ओके, चलिए फिर हर्षदा वीरोर में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। फ्राइडे मार्केट के लिए एक अच्छा फ्राइडे अब तक साबित होता हुआ। और हालांकि एक चीज़ ज़रूर है, ट्रेडिंग साइड में दोनों साइड अगर आप ट्रेड कर पा रहे हैं तो ठीक है, वरना इस मार्केट से बाहर रहिए। एक कोई फर्म व्यू बनाकर चलने से कोई फ़ायदा नहीं है। आज मार्केट ने आपको बाय ऑन डिप सेल ऑन रैली दोनों दिए और दोनों में अग्रेसिव पैसा बना। अगर आप सुबह का मूव देखें, एक डिप पर एक अच्छी बाइंग, फिर बाइंग पर वहाँ से एक कोलैप्स 22,131 से हमने ऑलमोस्ट कल का लो टेस्ट किया और वहाँ से फिर एक बार और रैली। तो कुल मिला के 3-4 स्विंग्स हो चुके हैं, लेकिन लार्जर टेक्सचर अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है तो वो सेल ऑन रैली का है जो चेंज होगा 22,185 के ऊपर। और एक चीज़ हर्षदा जो इंटरेस्टिंग है, थोड़ा बात करेंगे इसके ऊपर, अर्निंग्स रिएक्शंस काफ़ी एक्सट्रीम हो रहे हैं फिर से। पॉलीकैब देखिए आप किस तरीके से भागा आज 7% ऊपर। तो क्लियरली मार्केट में ऐसा नहीं है कि वन वे मूव्स हैं, इंडिविजुअल स्टॉक्स में अच्छे खासे मूव आपको फिर भी मिल रहे हैं। और ये देखिए करीब 8% का मूव इस समय पॉलीकैब में आता हुआ। आफ्टरनून अनुज, आफ्टरनून वीरू। अनुज, कंसिडरिंग जैसे आपने कहा दोनों तरफ के ट्रेड्स आपने पकड़ने हैं। अगर तेजी दिख रही है स्क्रीन पर तो तेजी करें, मंदी दिख रही है तो मंदी करें। लेकिन आज क्लोज के लिहाज से फिर क्या इंपॉर्टेंट 22,000 का लेवल रहेगा, या फिर आप चाहते हैं कि 22,100 या फिर आज का डे हाई निकाले तो ज्यादा शायद कॉन्फिडेंस आएगा? देखिए हर्षदा, एक चीज़ है, आज इतनी वॉलेटिलिटी के बावजूद इनसाइड डे बना है। आज का हाई और लो कल के हाई और लो से के विद इन द रेंज है। आज सुबह मेरी अप्रोच ये थी कि पहला गैप अप जहाँ पर फेल हो 22,185 के स्टॉप के साथ उसको सेल कर दीजिए। 22,131 तक गए हम। 22,185 की सिग्निफिकेंस बताता हूँ आपको क्यों। ये 22 इनफैक्ट पूरी रेंज है 22,130 से 22,185 की। ये रेजिस्टेंस जोन क्यों है? क्योंकि ऑब्वियसली आज का हाई है, यहाँ पर परसों का लो है यहाँ पर। अब लोग मुझे बोलेंगे कि परसों के लो की क्या सिग्निफिकेंस थी। परसों के लो की सिग्निफिकेंस ये थी कि कल हमने ये अज्यूम किया था कि वो लो सैक्रोसेंट रहेगा, नहीं टूटेगा, लेकिन वो टूट गया और ब्रूटली टूटा। तो अब वो इतनी आसानी से नहीं रिकवर होगा। इसके लिए 22,185 वाला मेरा लेवल था सुबह कि उसके स्टॉप लॉस के साथ एक आप शॉर्ट ट्रेड कर सकते हैं। सपोर्ट जोन है आपका 21,900 से 21,950 का। आज सुबह का भी लो, कल का भी लो। मुझे जो व्यू बन रहा है, मेरा व्यू ये बन रहा है कि वो भी टूटेगा एक बार के लिए। एक बार के लिए आप अगले हफ्ते शायद 21,750 से 21,800 तक के लेवल टेस्ट करेंगे। अगेन मैं फिर बोल रहा हूँ, बॉटम एग्जैक्टली कोई नहीं कैच कर पाएगा। अगर आपने आज निफ्टी ETF ले लिया, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, नीचे मिलेगा तो और ऐड करिएगा। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो एक चीज़ समझ लीजिए कि सेल ऑन रैली से पैसा बन रहा है, तो हर रैली के फेल होने पर उसको सेल करिए। अच्छा, अब ये रैली बन रही है, अब जहाँ पर ये आपको फेल होते हुए दिखेगी ना, वहाँ पर एक शॉट बनेगा। ऑब्वियसली उस हिसाब से स्टॉप लॉस एडजस्ट करना होगा। जो मैं बार बार कह रहा हूँ चीज़, बैंक निफ्टी पर मैं कोई स्ट्रैटेजी दूंगा नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी में कोई मतलब नहीं है ट्रेड लेके। देखिए आज का भी इंटरडे चार्ट देखिए, ये इस तरीके के मार्केट में कोई पैसा नहीं बना सकता।
अनलेस आप स्कैल्पर हैं, स्कैल्पर मतलब हर 5-5 10-10 मिनट के कैंडल पर अगर आप ट्रेड कर सकते हैं, कुछ लोग कर सकते हैं, गुड फॉर देम, लेकिन जो एवरेज हमारी ऑडियंस है वो नहीं कर सकती है। तो इसके लिए बेटर होगा कि इससे थोड़े टाइम के लिए अवॉइड किया जाए। और एक चीज़, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए, वहाँ पर मार्केट आपको बहुत शानदार ट्रेड्स दे रहा है, नंबर्स आने के बाद भी ट्रेड दे रहा है बहुत शानदार मार्केट वहाँ पर। और ऑफ कोर्स उसकी सिग्निफिकेंस आज वो पॉलीकैब और बीपीसीएल जैसे ट्रेड्स में साफ बनती दिखाई दे रही, क्योंकि बीपीसीएल में एविडेंट था कि वो बोनस आने वाला है। अब उसका बोनस शायद एचपीसीएल के सामने ज़्यादा बेहतर बना, इसीलिए वो 4% तक की तेजी दिखा रहा है। लेकिन वो पॉलीकैब का ट्रेड नंबर्स में मैं देख रही थी कि एक सेगमेंट अभी भी है जहां पर प्रॉफिट बिफोर लॉस इनफैक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या यहाँ पर लोग बस इंतजार कर रहे हैं ट्रेड लेने का, खरीदने का? पॉलीकैब एक केस स्टडी है। पॉलीकैब पर मुझे याद है, आई थिंक मैं और वीरू ने तो पता नहीं कितना टाइम स्पेंड किया इसको डिस्कस करके। पॉलीकैब मेरी पहली रील भी थी असल में, जब मैंने इंस्टाग्राम अपनी जर्नी शुरू की थी। तो वो एक क्योंकि उस समय मल्टीबैगर बना था वो, तब पहली बार जब मैंने पॉलीकैब की बात की थी तब वो 4,000 रुपये का था, 4 भी पूरा नहीं था। उसके बाद इसका 2 साल का अगर चार्ट रखेंगे तो उसके बाद इसमें रैली हुई, वो वन वे गया 5800 तक का, 5800 पे वो गया था। उसके बाद एक वो न्यूज़ आई, वो इनकम टैक्स वाली, किसी को नहीं पता था कि ऐसी कोई न्यूज़ आएगी, लेकिन उससे वो स्टॉक करेक्ट हुआ ब्रूटली, 3700 तक गया वो, ठीक है। वहाँ पर एक व्यू ये बना था कि एक लीप ऑफ फेथ मार्केट लेगा, प्रोवाइडेड ये वन ऑफ है, स्ट्रक्चरल और परपेचुअल इशू नहीं है, ठीक है। और मार्केट के पास उसके पहले के प्रीकर्सर्स थे, तो प्रीडिसेसर्स थे, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, सॉरी अल्ट्राटेक बोल रहा हूँ, शी सीमेंट था, उससे पहले हीरो मोटोकॉर्प था। वहाँ पर भी इनकम टैक्स के जो इश्यूज आए थे वो बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ निकले। अगर आपका बिजनेस इंटैक्ट है और अगर आप नंबर्स अच्छे चर्न आउट कर रहे हैं तो मार्केट ऐसे वन ऑफ्स को इग्नोर करेगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ मैं फिर बोल रहा हूँ, वो जो शीन थी पॉलीकैब की वो ज़रूर गई थी उस इनकम टैक्स के वो मामले से, लेकिन बैक टू नंबर्स और बैक टू ऑल टाइम हाई फॉर द स्टॉक। और एक ऐसा स्टॉक जिसने, अब आपने कहीं भी लिया हो आपका पैसा बनाया, इवन अगर आपने पिछली पीक पे भी लिया था जहाँ पर बहुत लोगों को लगा कि वो फंस गए हैं, उसके बाद ही पैसा बनाया। जी हाँ, तो यहाँ पर हर गिरावट पर दरअसल लोगों ने अपॉर्चुनिटी पकड़ी है और ट्रेड लिया है। वीरू, इस पर तो आई एम श्योर आपकी भी नजरें हैं आज दोपहर में। बिल्कुल हर्षता, आई थिंक मैं बीते 25 मिनटों से यही दिख रहा था पॉलीकैब को। खैर अब अनुज ने सब कुछ यहाँ पे डेटा और आई थिंक स्टैट्स और आई थिंक हालात बता ही दिए हैं, उसको रिपीट करने का मतलब नहीं। इट्स एन ऑल टाइम हाई और ह्यूज ओआई एडिशन पॉलीकैब में। मैं 1-2 स्टॉक्स और रखूँगा हर्षता, ज़्यादा स्टॉक्स नहीं रखूँगा क्योंकि अभी भी टर्बुलेंस है मार्केट में, थोड़ी सी क्लियर कट मैंडेट अभी जिस स्टॉक में बोल रहा है वो है अभी भी हीरो मोटोकॉर्प। जरा एक बार आप देखिए आपकी स्क्रीन पे, इस वक्त अभी भी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में है, बट ये डे हाई अगर आप इसको पैरेलली अलाइन करें कुछ प्रीवियस हाइज के साथ तो बड़े इंटरेस्टिंग पैटर्न है यहाँ पर। जरा स्क्रीन पे रखिएगा हीरो मोटोकॉर्प एट 4922, याद रखिएगा 14 फरवरी इसी साल का और उसके बाद 16 फरवरी, 2 स्विंग हाई इसी जोन में परसिस्ट करते हैं। ओपन इंटरेस्ट देखिए 2.5 लाख, 5.5%, ह्यूज ओआई बिल्डअप। 5000 की कॉल की एक्टिविटी मैं कुछ देर में इनफैक्ट आपको दिखाऊंगा अभी भी आई थिंक इतने बड़े मूव के बाद, कल के, परसों के, आज के, अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है हर्षता, यानी एक नई ट्रैजेक्टरी में जाने की हीरो मोटोकॉर्प पूरी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो पॉलीकैब हो गया, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, उसके बाद लेके आइए आप एस्कॉर्ट्स कुबोटा, आपकी स्क्रीन पे आएगा करीब 2.8% ऊपर ट्रेड करता हुआ। ये एक टिपिकल फ्लैग, आई थिंक अभी तक इसने परसों यानी 8 मई के जो स्विंग हाई को उसको क्रॉस नहीं किया है, बट ओआई बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। इस स्टॉक की एक अच्छी बात यह है 19 अप्रैल से लेकर अब तक अपने आप को इसने 10 डे में शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज के ऊपर बहुत स्ट्रांगली प्लेस करके रखा है। स्ट्रेंथ जहां पर है वहां पे कायम है, वहां पे रिट्रेसमेंट्स नहीं है। तो आप एक पॉलीकैब, उसके बाद एस्कॉर्ट्स, उसके बाद हीरो मोटोकॉर्प, ये 3 स्टॉक्स जहां पर मेरी नज़र है। और एक और चीज़ हर्षता, आई थिंक इस क्लोजिंग में जिस स्पेस पर नज़र रहेगी, अभी भी जो स्पेस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, आई थिंक दैट्स निफ्टी मेटल इंडेक्स। आज एक वाकई अच्छा पुल बैक लेता हुआ, मैं ड्यूरिंग द आई मीन क्लोजिंग इस पर बहुत सारे स्टॉक्स लूँगा अभी। निफ्टी मेटल इंडेक्स अभी एक बार फिर से अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करता हुआ। तो ये 3 स्टॉक्स और मेटल इंडेक्स हर्षता। ओके, और मेटल्स में हमने देखा है आज बहुत तगड़ी तेजी है, ऑल लेड बाय हिंदुस्तान जिंक, उस पर आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन फटाफट से ट्रेंडिंग काउंटर्स, तेजी मंदी दोनों की तरफ क्या ट्रेड्स बैठ रहे हैं वो आपके सामने पेश करना शुरू करते हैं। कंसिडरिंग आज स्क्रीन थोड़ी सी ग्रीन दिखाई दे रही है, तो बीपीसीएल जिसका हम पहले भी जिक्र कर रहे थे 4% ऊपर, ये हीरो मोटोकॉर्प, एशियन पेंट, अदानी पोर्ट, ये दूसरे गेनर्स हैं आज के दिन।
मिड कैप साइड पर क्या कुछ भागा है, तो पॉली कैप 9% के गेंस पर। डॉक्टर लाल के कुछ ही देर पहले हमने नतीजे देखे तो वो स्टॉक तेजी में। बर्जर पेंट्स आज एक पुलबैक ट्रेड दिखा रहा है और यूपीएल में भी हमने देखा आज करीब 4 से 5% तक की तेजी बनती दिखाई दी, लेकिन लूजिंग एंड पर आपको कुछ स्टॉक्स दिखाई देंगे। टेक्नोलॉजी काउंटर्स थोड़े से बैकफुट पर है आज, टीसीएस, इन्फोसिस इंक्लूडेड। कोटक महिंद्रा बैंक में बिकवाली आती हुई, एमएनएम भी थोड़े से सॉफ्टर साइड पर ही ट्रेड कर रहा है, आधे % का नुकसान इधर। बिरला सॉफ्ट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, क्रॉम्पटन और एमजीएल में ऑफ कोर्स नंबर्स का रिएक्शन है और क्रॉम्पटन लगातार गिरते बाजार में तेजी दिखा रहा था, तो वहां पर अब कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी है। ये है फिलहाल वो बड़े ट्रेड्स आज के, इन पर आगे इंडिविजुअली बात भी करेंगे। और हमारे पैनल को अब जोड़ना शुरू करते हैं। फंडामेंटल्स पर आज हमारा साथ देंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमित सेठ, स्नेहा सेठ, सोनी पटनायक, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते और कविता जैन। 2:20 पर क्वेस्कॉप के नतीजों के पर कंपनी के सीएफओ कमल पाल होड़ा से होगी बातचीत। 2:30 बजे सरकारी बैंकों के नंबर से क्या इशारा लार्जली FY25 के लिए सेक्टर PSU बैंक्स के लिए उभर कर आ रहा है, इस पर LKP सिक्योरिटीज के बैंकिंग विशेषज्ञ अजीत काबी को जोड़ेंगे। 250 के आसपास मार्केट बिग वॉइस में हम बात करेंगे DR चोकसी, फिनसर्व के देवेंद्र चोकसी से। फिर आपको बताएंगे कि जेके सीमेंट के जो नेक्स्ट वीक नतीजे आने वाले हैं, मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, BTST, STBT और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। अच्छा, गाबा सर नहीं है आज, कोई नहीं। आप सभी को गुड आफ्टरनून। मानस, बताइए इस समय की आपकी पहली ट्रेड। देखिए, मेरा पहला ट्रेड यूपीएल पे होगा। यूपीएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप यूपीएल के पैटर्न देखें तो स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ था, लेकिन आज रिकवरी में 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो आई थिंक यूपीएल में आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉसेज 477 के रहेंगे। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 510 रुपए के आपको टारगेट सेट करने हैं यूपीएल में। ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 500 वाला कॉल ऑप्शन जो 16 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 10 रुपए के स्टॉप लॉस इस ऑप्शन में खरीदारी करिए और टारगेट आपके 26 रुपए के आसपास के रहेंगे। यूपीएल में एक अपॉर्चुनिटी इस समय आप लेकर चले। आज सुबह में इसको पिक किया था आई थिंक शरद अवस्थी ने, और उसके बाद एक अच्छा फॉलो थ्रू देखने को मिला है, तो 500 का कॉल भी आप ले सकते हैं अगर आप तेजी में आ रहे हैं। 510 का वैसे कैश फ्यूचर्स के लिए टारगेट रहेगा। सोनी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? मेरा यहाँ पे पहला ट्रेड रहेगा मेटल स्पेस में से वेदांत। यहाँ पे 395 स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। टारगेट 425, 430। वेदांत में आज काफी अच्छा लॉन्ग बिल्डअप पोजीशंस नजर आ रहा है। प्लस वहां पे हम देखेंगे तो 440 कॉल ऑप्शन तक ऑल मेजर कॉल स्ट्राइक्स पे ओपन इंटरेस्ट की अनवाइंडिंग हो रही है। सो राइटर्स पोजीशन से हट रहे हैं और पुट राइटर्स एग्रेसिवली यहाँ पे आ रहे हैं। प्लस इंट्राडे ब्रेकआउट भी है। सो काफी पॉजिटिव व्यू बनता है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न भी बना रहा है डेली चार्ट्स पे। पॉजिटिव आउटलुक फॉर 425, 430 यहाँ से टेस्ट करते हुए नजर आ रहा है। ओके, वेदांत फ्यूचर्स आपने बाय किया। अगेन मेटल्स जहाँ पे स्ट्रेंथ है वहाँ से यहाँ पे एक ट्रेड पे किया गया। स्नेहा, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? वेरी गुड आफ्टरनून। अगर आप देखें इंडिविजुअल काउंटर्स में से इंडसइंड बैंक के काउंटर अगर आप नजर डालें तो यहाँ पे ये काउंटर काफी समय से एक रेंज में ही ट्रेड करा था। ऑन दी लोअर साइड 1430 के आसपास एक सपोर्ट था और ऑन दी हायर साइड अगर आप देखें तो 1580, 1585 के आसपास एक हर्डल था। तो अब अगर आप देखें तो कल के सेशन में वो सपोर्ट्स ब्रीच हुए हैं और मुझे लग रहा है यहाँ से फॉलो अप सेलिंग आ सकती है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू हम 1400 की जो पुट है वो बाय करें। एट दी मनी पुट बाय करना है। स्टॉप लॉस इसमें 14.8 का रहेगा और जो टारगेट है वो 51 तक के रहेंगे। ओके, चलिए पॉलिटिकल खबर आ रही है, बड़ी खबर है ये। सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है 1 जून तक। आई थिंक 25 तारीख को शायद दिल्ली में इलेक्शन आज था और उसके बाद आई थिंक पंजाब के भी इलेक्शन है, तो इसके लिए शायद जो 2-3 दिन पहले आर्गूमेंट्स हो रहे थे उसमें निकल के आ रहा था कि शायद एक इंटरिम एक बेल मिलेगी उन्हें। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा और अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल बाहर आने के बाद क्या बोलेंगे। स्पेसिफिकली कहा था, आई डोंट नो इस ऑर्डर में और क्या डिटेल है। ये सिर्फ आप कैंपेनिंग के लिए सरकार यहाँ पर सरकार नहीं चलाएंगे आप, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कही थी। तो देखते हैं कि खैर आई थिंक वो इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहाँ पर उनको जमानत। अनुज, एक्चुअली न्यूज रूम में चर्चा हो रही थी कि इस इलेक्शन में मजा नहीं आ रहा है कैंपेनिंग में।
आई थिंक वो अब ड्रामा अनवेल अब होने नहीं वाला है। खैर ड्रामा तो खैर काफ़ी हो ही रहा है, अब थोड़ा और जुड़ जाएगा क्लियरली। लेकिन एनीवे चलिए अब कुछ और ट्रेड्स देते हैं। अमित सेठ के पास चलते हैं। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून हर्षिता मैम एंड वीरेन जी एंड आल्सो एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो फॉलिंग मार्केट में इसने बड़ा ब्यूटीफुली अपना 10 और 20 डेमा एक साइडवेज रेंज में होल्ड किया, काफी स्ट्रेंथ दिखाई फॉलिंग मार्केट में, तो इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। और आज के सत्र में हम देखेंगे कि पिछले 4-5 सत्रों की जो नैरो रेंज कैंडल्स थी उसको ये स्टॉक क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे एक बाय कॉल बनता है, 1299 के लगभग प्राइस है। टारगेट्स मेरे रहेंगे 1330 के और स्टॉप लॉस रहेगा 1284 रुपए का। तो ये फिलहाल 1330 के लिए एक अपॉर्चुनिटी भारती एयरटेल में अमित को पसंद आ रही है। राजेश जी आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। हर्षदा जी गुड आफ्टरनून एवरीवन। हर्षदा जी देखिए मेरी सेल कॉल पे नजर है, कोटक बैंक बेचूंगा। मुझे लगता है कोटक बैंक में जो पुल बैक आया है एग्जैक्टली अपने 10 DMA का रेजिस्टेंस लेके फिर से यहाँ पे थोड़ा वीकनेस दिखा रहा है, तो यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड मिल रहा है जिसका टारगेट होगा 1590, 1580, 1590। तो 1590 पकड़ के चले, छोटा ही टारगेट लेंगे। तो 1590 के टारगेट के लिए कोटक बेचे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम 1645 का। ओके, कोटक महिंद्रा बैंक पे सेल कॉल है यहाँ पर करीब 1% नीचे 40,000। हालांकि ओआई बिल्डअप याद रखिएगा बहुत स्ट्रांग नहीं है शॉर्ट साइड पे एज ऑफ नाउ। अब एक काम करते हैं, फंडामेंटल रहते हैं। आशीष चतुर्मोता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष गुड आफ्टरनून। आशीष पेन तो है ही खैर, और अभी हम बॉटम कॉल करने के अगर आप देखें इर्द गिर्द भी नहीं है, तो अभी आप लोगों की शॉपिंग लिस्ट में क्या इमर्ज हो रहा है? आप हमेशा हर लेवल्स पे हर रिट्रेसमेंट पे कुछ ऐड करते हैं। आज का आपका स्ट्रॉन्ग बाय क्या इमर्ज हो रहा है? और पॉलीकैब की आप लोगों की कॉल्स में शामिल था, आज की कॉल क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र। तो देखिए बिल्कुल पॉलीकैब हमने एक महीने पहले आपके चैनल पे भी इसकी काफ़ी चर्चा की थी एज अ टॉपिक, 5000 के स्तरों पे था, और इसको डिस्क्लोजर है कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में आज भी बना हुआ है और ये स्पेस हमें काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसी स्पेस की एक जो दूसरी कंपनी आज वो हमारे टॉपिक में है और वो है KEI इंडस्ट्रीज। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट है जो पॉलीकैब की कमेंट्री है जिसके अंदर में इनका ये कहना पड़ रहा है कि GDP का टिपिकली जो ग्रोथ वायर्स एंड केबल सेगमेंट का रहा है वो 1.5 टाइम्स रहता था, पर अब जो एक्सपेक्टेशन है वो है GDP से 2 टाइम्स पावर एंड केबल का सेगमेंट ग्रो करेगा। और ये 80,000 करोड़ की जो अपॉर्चुनिटी साइज है अब कहीं ना कहीं 1,15,000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी साइज बनेगी, जो 14% कैगर ग्रोथ पूरे वायर एंड केबल सेगमेंट के अंदर में लाएगा। और इसमें पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, जो कि करीब 3.5 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी साइज बनेगी। अब इसका बेनिफिशियरी पॉलीकैब तो होगा, पर साथ ही साथ KEI इंडस्ट्रीज और अपार इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी भी इसमें बेनिफिशियरी बनेंगे। KEI इंडस्ट्रीज इसमें हमारी टॉपिक है। टेक्निकल लेवल पे मेरे हिसाब से 3800 पे एक अच्छा बेस स्टॉक बना चुका है और मेरा मानना है 4300 से 4400 की ट्रेजेक्ट्री शॉर्ट टू मीडियम टर्म में शायद KEI इंडस्ट्रीज के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। 16 से 17% की वॉल्यूम ग्रोथ हमें लगता है कि KEI इंडस्ट्रीज के अंदर में रहेगी और 8% का मार्केट शेयर पूरे वायर्स एंड केबल सेगमेंट में KEI इंडस्ट्रीज कर रहा है। और हमें लगता है कि जो मार्जिन प्रोफाइल है वो भी इंप्रूव हो रही है, क्योंकि B2C बिजनेस भी काफी ग्रो कर रहा है। तो 11-11.5% की ऑपरेटिंग मार्जिन KEI इंडस्ट्रीज के अंदर में भी देखने को नजर आएगी। तो ओवरऑल पूरा वायर्स एंड केबल सेगमेंट अच्छा लगता है। पॉलीकैब, KEI इंडस्ट्रीज और अपार इंडस्ट्रीज, ये तीनों स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो के अंदर हम इसमें पोजीशन भी बनाकर रखे हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, UPL आज सुबह आई थिंक हमारे पैनल ने पिक किया था, आई थिंक फंडामेंटल कॉल थी आज सुबह की UPL। इसमें शरद अवस्थी की कॉल थी UPL आज सुबह, और ये स्टॉक डे हाई पर, और आज थोड़ा सा SRF में भी बाउंस आया है। आशीष गुड आफ्टरनून। एक व्यू आपसे मैं लूँगा अब एशियन पेंट्स पर, क्या आपके पोर्टफोलियो में है और क्या आप लोअर लेवल पे और ऐड कर रहे हैं या अभी थोड़ा सा इससे दूर रहने का टाइम है? बिल्कुल अनुज, तो देखिए ये हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है एज अ डिस्क्लोजर, और हमने इस स्टॉक के अंदर में पिछले 1-1.25 साल में कभी भी पोजीशन ली नहीं। इसका कारण एक ही था कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो तो जरूर आपको 10% 12% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ नजर आती है, बट जब आप इसके एग्जैक्टली टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे तो वो टॉप लाइन इस वॉल्यूम ग्रोथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रही। इसके कारण दो है, एक कंपनी कहीं ना कहीं अभी जो एक डाउन ट्रेडिंग चल रही है, या आप ऐसा समझिए कि प्रीमियम प्रोडक्ट के बजाय थोड़े से जो सस्ते प्रोडक्ट है उनका चलन अभी ज्यादा चल रहा है, और उसकी वजह से वॉल्यूम तो ग्रो हो रहा है बट आपकी ओवरऑल रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो नजर नहीं आ रही। इसका इम्पैक्ट मार्जिन प्रोफाइल में भी नजर आ रहा है, और क्योंकि
कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी बढ़ने वाली है ग्रासिम की एंट्री के बाद। तो एक कहीं ना कहीं मार्केट एक कंप्लीट वेट एंड वॉच मोड में है। इनफैक्ट आप देखेंगे कि एक समय था जब इसके पी मल्टीपल 100-110 के आसपास चल रहे थे, जो अब ट्रेलिंग बेसिस पे 50 के पी मल्टीपल पे आ चुके हैं। तो हो सकता है शायद आपको डाउन साइड यहाँ से ज्यादा देखने को ना मिले, क्योंकि स्टॉक अब अपने लॉन्ग टर्म 5 ईयर और 10 ईयर एवरेजेस के आसपास आ चुका है। बट मुझे लगता है कि शायद बढ़त आने में भी इसमें काफी समय रखेगी। तो एक होल्ड का ही व्यू हम इस स्टॉक के अंदर अभी भी अपना रख रहे हैं। ओके, बिल्कुल। तो एशियन पेंट्स होल्ड का व्यू यहाँ पर रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं हिंदुस्तान जिंक की। जरा स्टॉक लेकर आइए। आज ये स्टॉक करीब 10 से 12% की इंट्राडे में रैली आपको दिखा रहा है। इनफैक्ट अब 12% हो गया है और एक महीने में 25% से ज़्यादा की रैली। लेकिन आज इसके वॉल्यूम्स में कुछ खास है, करीब 2 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम। क्यों है ये नंबर खास? मतलब 1000 करोड़ का वॉल्यूम। सुमित के पास चलते हैं। सुमित, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, हिंदुस्तान जिंक को चाइना का डेटा जो आया है, जिस नंबर को भी बाजार अभी रीड कर रहा है कि एक अच्छी डिमांड आ रही है और उसके दम पे शायद हिंदुस्तान जिंक चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग नंबर्स देखिए आप पहले। एनएससी का नंबर लेकर, एनएससी और बीएससी दोनों के जो आंकड़े हैं उसके लिहाज से देखेंगे तो करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास का कामकाज इसमें अब तक हो चुका है। बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ यहाँ कामकाज हो रहा है। 20 दिनों का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे करीब 200% ज़्यादा वॉल्यूम ये 2 बजे तक ही दिखा चुका है। ये 20 डे का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे ज़्यादा का वॉल्यूम है। और 23% के आसपास की डिलीवरी का नंबर एनएससी की वेबसाइट खुद मेंशन कर रही है कि ये 2 बजे तक के अराउंड हो चुका है। तो इस तरह की स्ट्रॉन्ग डिलीवरी या स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ शेयर में मूव आ रहा है। इस मूव के साथ साथ कंपनी में एक इंटरेस्टिंग नंबर ये है कि जो रिटेल की हिस्सेदारी है वो शायद 1.7% के आसपास की है, जो छोटे रिटेल निवेशकों के आसपास की हिस्सेदारी है। इस कंपनी में जो हिस्सेदारी का एक आंकड़ा है वो भी लेकर आई है। करीब 65% के आसपास प्रमोटर की हिस्सेदारी है। और क्योंकि ये सरकार से खरीदी हुई कंपनी है तो सरकार का भी इसमें रेजिडुअल स्टेक अभी बाकी है। तो रफली 64.92% के आसपास की हिस्सेदारी है प्रमोटर की। रफली 30% के आसपास की हिस्सेदारी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। और एलआईसी और बाकी म्यूचुअल फंड करीब 3% के आसपास की हिस्सेदारी ओन करते हैं। तो कुल मिला के इस कंपनी का जो फ्री फ्लोट बचता है वो महज 3% के आसपास का ही है, 2.5% के आसपास का फ्री फ्लोट है। और 3611 करोड़ रुपए के आसपास की रिटेल पर की जो हिस्सेदारी है। तो इतने छोटे फ्री फ्लोट के साथ इस स्टॉक में एक जोरदार मूव आया है। तो वॉल्यूम भी इसीलिए ड्राइव हो रहे हैं और छोटा फ्री फ्लोट भी है और साथ साथ चाइना का जो नंबर है, ये तीनों का टेलविंड कर एक साथ कामकाज कर रहा है। उसके दम पर स्टॉक में आज एक बड़ी अपमूव आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसलिए आज से भी आज स्टॉक पे नजर रखेंगे। काफी सारी चीजें दरअसल इस स्टॉक के फेवर में आज जाती हुई। आशीष, कोई टेक्नो फंडा पर्सपेक्टिव है क्या हिंदुस्तान जिंक पर? तो हर्षदा, इसमें हमने एक जो बेट ली है वो पूरे मेटल बास्केट में लिया और हमारा ये मानना है कि एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, आप इन कमोडिटीज को देखेंगे तो ये मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पर इनके इनमें तेजी आ चुकी है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में एक वीकनेस आ रही है, आप देखेंगे चाहे प्रीशियस मेटल्स हो, गोल्ड, सिल्वर, वहां भी तेजी और कमोडिटी में भी तेजी है। दूसरा एक बड़ा कारण है कि चाइना के अंदर में स्टील की डिमांड कम होने की वजह से आप देखेंगे एक्सपोर्ट काफी हो रहा है और इसका भी एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमें देखने को नजर आ रहा है। तो हमें लगता है कि मेटल्स में ओवरऑल एक अच्छी तेजी रहेगी और उसमें हमारी टॉप पिक नैल्को है, जिसका जो हमारे पोर्टफोलियो में हमने इसको जगह दी है। बट हिंदुस्तान जिंक भी हमें काफी पसंद है और मेरा मानना है कि ये स्टॉक 570, 580 की ट्रेजेक्ट्री मीडियम टू शॉर्ट टू मीडियम टर्म टाइम फ्रेम के अंदर में दिखा सकता है। बात करते हैं कुछ अर्निंग्स की। केस कॉर्प, एक स्टॉक जहां पर नंबर्स अच्छे रहे। चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 48% बढ़ा और आय करीब 1.5% बढ़ी। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, तो वो उसका डिफरेंशियल रहा मार्जिन। यहाँ पर एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट आई, 4% के करीब हुए मार्जिन। वर्कफोर्स सेगमेंट में 13.5% की मजबूत ग्रोथ रही और साथ ही कंपनी ने 4 लाख जनरल स्टाफिंग का माइलस्टोन हासिल किया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के ग्रुप CFO कमलपाल होड़ा। कमल जी, गुड आफ्टरनून। FY22 में आपने 4.6% के मार्जिन किए थे और FY23 में आपको कुछ दिक्कतें आई जिसकी वजह से वो 3.4% पर आ गया। FY24 एंड हो रहा 3.6% पर, लेकिन लास्ट क्वार्टर में स्पेशली 4% एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री रही। अब FY25 के लिए क्या आउटलुक बन रहा है? क्या आप वापस वो 4.5-4.6% के लेवल्स पर जा सकते हैं? गुड आफ्टरनून अनुज एंड शुक्रिया आपके शो पे बुलाने के लिए। देखिए, जो मार्जिन ट्रेजेक्ट्री है, आपने सही बोला कि Q4 हमने लगभग 4% पे एग्जिट किया है और उसके कई कारण रहे हैं। पिछले 12 महीने में जो जितने भी हमारे ऑपरेशनल इनिशिएटिव्स रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ड्राइव,
और बिजनेस मार्जिन एक्सपेंशन, ये सभी का सम्मिलित आउटकम था जो कि हमारा मार्जिन 4% पे। अगर मैं बिजनेस वाइज जाऊं तो जीटीएस जो हमारा हाईएस्ट मार्जिन बिजनेस है, उसने लगभग 18.6 18.7% एबिटा मार्जिन टच किया है क्वार्टर 4 में। और प्राइमरी रीजन उसका यहाँ रहा है कि वहां पर हमारा इंटरनेशनल ज्योग्राफी में एक फेवरेबल मिक्स है। सो द परसेंटेज ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस इन जीटीएस हैज गॉन अप in last 1 year vis-a-vis the previous year FY23। एंड जो हमारा ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है, वहां पर भी काफी ऑपरेशनल प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट्स के चलते हमारा मार्जिन जो है वो 5.2% पे टच किया है। तो ये दो बड़े कारण रहे हमारे मार्जिन अपटेक के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण रहा है जो हमारा इन्वेस्टमेंट फाउंडेड में है, जहां पर जो एक SaaS बेस्ड प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म है जहां पर ग्रोथ के लिए इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे। वहां पर हमने FY23 में लगभग 96 करोड़ का बर्न किया था, जो कि घट के 56 करोड़ पे आ गया FY24 में। इनफैक्ट फाउंडेड जो है वो क्वार्टर 4 में एक ब्रेक इवन के नजदीक पहुंच चुका है, लगभग 4 करोड़ का सिर्फ वहां पर लॉस है। तो ये कारण रहे हैं हमारे मार्जिन ट्रेजेक्टरी में कि किस तरह हम 4% पे पहुंच चुके हैं। अगर आप FY25 की बात करेंगे तो जो हमने ऑपरेशनल इनिशिएटिव्स हमारे तीनों बिजनेसेस में लिए हैं, WFM, OAM एंड GTS, वो कंटिन्यू करेंगे यहाँ से। और फाउंडेड जो है, जो कि FY24 में लगभग 56 करोड़ का कैश बर्न किया था, वो लगभग जीरो कैश बर्न रहेगा, बिकॉज हम ब्रेक इवन के काफी नजदीक हैं। तो वो ट्रेजेक्टरी हमारी कंटिन्यू रहेगी। तो मार्जिन्स एक अच्छा अपटेक रहेगा यहाँ से अगले साल में भी। कमल जी, जरा मैं यूएस बिजनेस पे ही आता हूँ वहाँ पे, क्योंकि आपका काफ़ी कैश बर्न वहाँ पे हुआ था। मेरे ख्याल से क्वार्टरली बेसिस पे वहाँ पे आपकी करीब करीब 20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट थी। मतलब अब नो मोर कैश बर्न इन यूएस बिजनेस, आप ये कहना चाहते हैं? जी, सो यूएस बिजनेस में हमारी सालाना इन्वेस्टमेंट लगभग 12 करोड़ के आसपास की थी। और वो 12 करोड़ जो है वो अब हमारा ब्रेक इवन लेवल पे पहुंच चुका है। वो बिजनेस को हमने उस लेवल पे रखा है कि हम वहां पर और ज्यादा कैश बर्न नहीं करें। तो आने वाले साल में यूएस बिजनेस में वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनी मोर कैश बर्न। ओके, दैट्स गुड। आई थिंक क्योंकि मेरा जो अगला प्रश्न था कमल जी, वो इसी पे आधारित था, क्योंकि आपने यहाँ पे यूएस बिजनेस को काफ़ी संगठित किया, ब्रेक इवन कर लिया, और अभी आपने जो आई थिंक जिन दो सेगमेंट्स का जिक्र किया था, आई मीन ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट और ग्लोबल टेक सॉल्यूशंस, जिसके मार्जिन्स के एक्सपेंशन की आपने बात की, कुल मिला के आई थिंक ये जितने आपको टेलविंड मिले हैं इस क्वार्टर में, FY25 के लिए मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी में कितना इंप्रूवमेंट आ जाएगा? मतलब क्या 30 से 20 बेसिस पॉइंट फर्दर रिलैक्सेशन मिलेगा आपको FY25 के लिए? देखिए, हम कोई नंबर नहीं देना चाहेंगे अभी फॉरवर्ड गाइडेंस, बट हाँ, हमने जो देखा है कि लगभग 24 बेसिस पॉइंट्स हमारा मार्जिन ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और जो हमने स्टेप्स लिए उससे ये ट्रेजेक्टरी, हमारी जो मार्जिन एक्सपेंशन का जो ट्रेंड है, वो हमें कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है नेक्स्ट ईयर में डेफिनेटली। तो ये इम्प्रूवमेंट होपफुली और बेहतर होता दिखाई देगा। हुरा साहब, आफ्टरनून, आपकी कंपनी से अंदाजा लग जाता है कि हायरिंग ट्रेंड ओवरऑल क्या उभर कर आ रहा है। तो FY25 के लिए क्या फिलहाल इनसाइट्स आप हमारे साथ शेयर कर पाएंगे, क्योंकि 24 वाले साल में एक डिस्टिंक्ट एरिया था जहां पर आप काफी ज्यादा हायरिंग में इन्वॉल्व होते हैं, वो IT सेक्टर। कई कंपनियों ने बहुत कम कर्मचारी पिछले 4 क्वार्टर्स में जोड़े हैं। क्या उधर पिकअप के साइंस देखने को मिल रहे हैं, और दूसरे कौन से वर्टिकल्स हैं जहां पर शायद हायरिंग बेहतर होगी और उस लिहाज से आपके बिजनेस में स्केल आएगा? जी, धन्यवाद अचला। तो अगर मैं ग्रोथ की बात करूं अगले साल में और कौन से सेक्टर्स में ग्रोथ आएगी, तो पहले मैक्रो से देखते हैं। अगर मैक्रो में हम देखें तो हमारे लार्ज पार्ट ऑफ जो हमारा बिजनेस है, वो इकोनॉमी की जो ग्रोथ है उसी के साथ अटैच्ड है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट्स एक्सपेक्टेड है कंट्री में, ये काफी एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। तो यहाँ से जो है वो बाकी सेक्टर्स में भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। और वहां पर हम मान के चल रहे हैं कि काफी अच्छा बजटरी एलोकेशन लास्ट बजट में किया है, लगभग 11 लाख करोड़ बजटरी एलोकेशन था। तो उससे जो हमने एक वर्टिकल अप्रोच हमारे जनरल स्टाफिंग बिजनेस में अपनाई है पिछले 12 महीने में, जहां पर हमने मैन्युफैक्चरिंग, BFSI, रिटेल एंड टेलीकॉम, इन 4 वर्टिकल्स को एक अलग वर्टिकल अप्रोच में रखे और उनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बनाई है। आज ये चारों ही वर्टिकल, जैसे BFSI में लगभग 1,20,000 का हेडकाउंट क्वेस्ट के पास है, और बाकी 3 वर्टिकल जो मैंने बोले, ये तीनों ही वर्टिकल अपने आप में इंडिविजुअली 50-50 हजार हेडकाउंट से ऊपर हैं।
तो ये 4 वर्टिकल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपने सवाल पूछा ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, वो बेसिस द इन्वेस्टमेंट्स दैट आर प्रोजेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन दीस सेक्टर्स, वी एक्सपेक्ट कि ये सेक्टर्स में वो हेडकाउंट ग्रोथ होनी चाहिए, जॉब ग्रोथ होनी चाहिए। जहाँ तक रहा आईटी स्टाफिंग का सवाल, तो जो अभी पिछले फोर्थ क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हमने टॉप 5 आईटी कंपनीज के देखे, लगभग एनुअलाइज्ड बेसिस पे 70,000 हेडकाउंट डी ग्रोथ है। तो आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है वो अभी तक म्यूटेड ही दिख रही है पिछले कई क्वार्टर से, और वहां पर अभी कोई बहुत बड़ा रिवाइवल हमको नहीं देखने को मिला। पर जीसीसीज में एक काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। जीसीसीज लगभग 1600 से ऊपर जीसीसीज इंडिया में एस्टैब्लिश हो चुके हैं। लगभग 1.6 मिलियन एम्प्लॉयमेंट जीसीसी मार्केट कर रहा है इंडिया में, और वहां पर क्वेस हम लोग हमारा मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं ओवर नेक्स्ट 1 ईयर। ओके। अच्छा, ये जो आपका 3-वे डीमर्जर है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? एक तो ये किस तरीके से आपकी हेल्प करेगा और ये कब तक पूरा हो जाएगा? जी हाँ, तो ये 3-वे डीमर्जर हम लोगों ने अनाउंस किया था फरवरी 2024 में, और एक टाइमलाइंस हमने जो सेट करी थी हमारे लिए लगभग 12 से 15 महीने की। तो अभी तक वो प्रोग्रेस जो है वो एज पर प्लान है। जहाँ तक रहा सवाल कि ये कैसे हेल्प करेगा, देखिए ये एक सिंपल मिरर शेयर होल्डिंग डीमर्जर है। जैसा कि हमने बताया, हमारे लगभग 3 बड़े ऑपरेटिंग बिजनेस है, फैसिलिटी मैनेजमेंट, जनरल स्टाफिंग और द टेक्नोलॉजी बिजनेस। तो अंडर द मिरर शेयर होल्डिंग हमने इन तीनों को डीमर्ज अलग-अलग लीगल एंटिटीज में प्रपोज किया है, और फिर तीनों की लिस्टिंग, तो एक लिस्टेड कंपनी से ये 3 लिस्टेड कंपनीज बन जाएंगी। फायदा इसको ये होगा निवेशकों को कि ये एक वैल्यू अनलॉकिंग एक्सरसाइज है। इंडिविजुअल कंपनीज आज अपने एक ऐसे स्केल पर पहुंच चुकी है कि दे कैन परफॉर्म ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ। मार्केट में इन तीनों की बिजनेसेस के मार्जिन ट्रेजेक्टरी बहुत अलग-अलग है। कैपिटल एलोकेशन प्रायोरिटीज तीनों बिजनेसेस की काफी अलग-अलग हैं। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इन तीनों बिजनेसेस को जब अलग रख के मार्केट के हिसाब से नापा जाएगा, तो एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग होगी शेयर होल्डर्स के लिए, और एक अच्छा बिजनेस क्रिएशन अपॉर्चुनिटी बनेगा ग्रोथ के लिए इन तीनों बिजनेसेस के लिए। आपने इनफैक्ट जीटीएस मेंशन किया है चर्चा की शुरुआत में, लेकिन वर्कफोर्स मैनेजमेंट और आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट, उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है इस Q4 में? देखिए, फैसिलिटी मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो लगभग 18% ईयर ऑन ईयर मार्जिन इंक्रीज हुआ है। सो 120 करोड़ FY23 में फैसिलिटी मैनेजमेंट जो ऑपरेटिंग एसेट मैनेजमेंट बिजनेस है उसका एबिटा था, जो बढ़ के 141 करोड़ हो गया है। जहां तक रहा वर्कफोर्स मैनेजमेंट का बात, तो 345 करोड़ FY23 का एबिटा था, जो बढ़ के 351 करोड़ हो गया है ऑन अ फुल ईयर बेसिस इन FY24। ऑलराइट, कमल जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऑल द बेस्ट आपको FY25 के लिए। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक सेक्टर पर फोकस करते हैं, PSU बैंक्स। सभी बिग PSU बैंकों के नंबर्स आ चुके हैं। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा के अभी आने बाकी हैं। ऐसे में सवाल ये बन रहा है कि क्या किया जाए यहाँ पर। LKP सिक्योरिटीज़ के बैंकिंग सेक्टर एनालिस्ट अजीत काबी जुड़े हमारे साथ। अजीत जी गुड आफ्टरनून। पहले शुरुआत करेंगे ऑब्वियसली बिग बॉय के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके हिसाब से कैसे रहे कल नंबर्स, और आपका हाउस व्यू क्या है आप स्टॉक पर? नमस्ते टू ऑल द व्यूअर्स एंड गुड आफ्टरनून। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रिजल्ट अगर कल देखा जाए तो मिक्स्ड रिजल्ट था इन टर्म्स ऑफ मेनी थिंग्स। ग्रोथ नंबर्स मेरे एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम आए बिकॉज ऑफ द हायर बेस। डिपॉजिट ग्रोथ काफी अच्छा रहा, जो सिस्टमिक डिपॉजिट ग्रोथ है उससे थोड़ा कम रहा, बट आगे चल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नंबर्स जो है अच्छे रिपोर्ट करने वाले हैं। लोन ग्रोथ तो 15% का ग्रोथ दिखा है, मेरे एक्सपेक्टेशन से तो और थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था, बट देखा जाए उनका बेस काफी बड़ा है, तो 15% ग्रोथ मेरे हिसाब से अच्छा रहा, मतलब एक मॉडरेट लेवल पे आप बोल सकते हैं। प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस और अदर चीजों में आप देखिए, जब इनकम स्टेटमेंट पे आते हैं हम, तो नंबर्स जितने एक्सपेक्टेशन थे, जितने ग्रोथ होने चाहिए थे, मेरे हिसाब से निम्स होने चाहिए थे, वो सिस्टमिक आपको देखा जाएगा तो सारे PSU बैंक स्पेशली और विद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, बिकॉज LDR रेशियो जो है काफी ज्यादा है, काफी कम है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पर, और उनका कंफर्ट है अभी भी PSU बैंक्स के पास। जो निम्स जो है आपके ज्यादा वोसन होते नहीं दिखाई देते हैं PSU बैंक्स के। सो ओवरऑल देखा जाए गुड मॉडरेट सेट ऑफ नंबर्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन बाकी बैंक, जैसे कि कल दोपहर में ही हम PNB के नंबर्स देख रहे थे, उससे पहले कैनरा, इंडियन, इन सब के नतीजे आ चुके हैं। ऑफ कोर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के भी नंबर्स आई गेस आज दोपहर शाम तक आ जाएंगे। मार्जिन फ्रंट पर अजीत, क्या यहाँ पर कुछ साइंस मिल रहे हैं आपको कि कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी? क्योंकि 3 बैंक, चाहे वो PNB हो, SBI हो या फिर कैनरा,
वो 3% के आसपास स्टेडी रहे हैं इनके मार्जिन्स, क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप है? इम्प्रूवमेंट का स्कोप बस एक ही चीज पे हो सकता है उनका, कि उनका लोन बुक जो है MCLR पे, बहुत सारा लोन बुक जो है MCLR लिंक्ड है। सो MCLR अगर थोड़ा एप्रिसिएशन देखने को मिलता है MCLR रेट पे, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। बट ओवरऑल मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये बैंक्स कुछ अच्छा कर पाए, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्जिन आते टाइम में। और फिर हमें एक्सपेक्टेशन है कि कुछ महीनों बाद RBI रेट कट स्टार्ट होगा, तो रेट कट स्टार्ट होने के बाद आई बिलीव डिपॉजिट इंटेंसिफिकेशन ज्यादा रहेगा, बट लोन की रिप्राइसिंग थोड़ी डिले हो जाएगी, तो उससे मुझे लगता है कि मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है आगे जाके, फॉर बोथ, फॉर PSU बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बोथ। ओके अजीत, एक और चीज़ आई थिंक अजीत, एक और चीज़, आई मीन बीते अगर आप कुछ सेशंस को देखें, उसमें स्पेशली RBI प्रोविजनिंग नॉर्म्स, इसको आपने जब इम्पैक्ट किया होगा, ये अगर प्रोविजनिंग नॉर्म्स अप्लाई हुए तो अप्रॉक्सीमेटली इन बैंकों का कितना नेटवर्थ एग्जॉस्ट होगा इसमें, आई मीन इस एडिशनल प्रोविजनिंग में, कुछ इसका सेंस और इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं आप अगर एप्लीकेबल होती है तो? ये पहले मेरी राय मतलब 5% स्टैंडर्ड एसेट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बुक कुछ ज्यादा लगता है, कुछ हार्श है RBI मोस्ट ऑफ द बैंक्स के लिए, जो जिन पे कंस्ट्रक्शन लोन बुक जिनका ज्यादा है उनके लिए तो काफी हार्श रहा। और 5% अगर होता है तो उससे 2-3 चीजों पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। पहला इम्पैक्ट है उनको प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे, ECL प्रोविजंस आने वाला है, तो इससे मुझे लगता है कि उनके कैपिटल एडिक्वेसी में Tier 1 में स्पेशली आई बिलीव कि बहुत सारे बैंक्स में 50 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आने वाला है। बट दूसरा 50 बेसिस पॉइंट का डिफरेंस आने वाला है, और दूसरी चीज है प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस उनको इंक्लूड करने पड़ेंगे, और PSU बैंक्स में स्पेशली उनके पास कंटिंजेंट बफर बहुत कम है। जाकि आप देखिए प्राइवेट सेक्टर जो लार्ज बैंक्स हैं उनके पास कुछ कंटिंजेंट बफर है जो उनके प्रोविजन कवरेज रेशियो से बाहर का है, तो उन्हें राइट बैक कर सकते हैं, बट PSU बैंक्स के पास वो भी कंफर्ट नहीं है, तो उनको प्रोविजनिंग एक्सपेंसेस बढ़ाने पड़ेंगे। नेटवर्थ डाइल्यूशन होगा बहुत सारी कंपनी, आई बिलीव कि नेटवर्थ में 4-5% का डाइल्यूशन बहुत सारे बैंक्स का देख सकते हैं, जबकि Tier 1 पे आई बिलीव 50 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट पड़ने वाला है बहुत सारे मेजर लार्ज प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, इवन स्मॉलर पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, क्योंकि कंस्ट्रक्शन फाइनेंस पे उनका लोन बुक काफी भारी है। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है, ये रेट्रोस्पेक्टिव जो चीजें हैं उनसे इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट का मुझे ऐसे मेरी माननी है कि कंस्ट्रक्शन जो मेक इन इंडिया हो या बाकी कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस हो जिन पे गवर्नमेंट इतना प्रेशर डाल रही है, इन सब चीजों के लिए इतना प्रोत्साहन भी दे रही है, जिसको इम्पैक्ट पड़ने वाला है। सो इन सब चीजों से मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन है काफी हद तक खराब रहा है, मतलब स्ट्रीट के लिए भी और ऑब्वियसली पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए जिनके पास कंस्ट्रक्शन बुक काफी है। तो कल जैसे SBI के चेयरमैन कह रहे थे कि ये एक डिस्कशन पेपर है और होपफुली RBI इसका संज्ञान लेगा, जिस तरह से रिएक्शन स्ट्रीट पर आ रहे हैं, चाहे वो एनालिस्ट हो या फिर बैंकर्स, और इसी रूप में ये अप्लाई नहीं किया जाएगा, इसको शायद होपफुली वापस लिया जाए। मैं फाइनल सवाल अजीत आपसे पूछना चाहूंगी, आपके पिकिंग ऑर्डर में पूरे बैंकिंग यूनिवर्स में टॉप 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय के? मेरे पूरे बैंकिंग यूनिवर्स में अगर टॉप 2 ट्रेड देखा जाए, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नहीं दूंगा, 1 साल के व्यू का मैं देता हूँ, तो 1 साल के व्यू में मुझे अभी भी लगता है अभी इस HDFC बैंक सीइंग वैल्यूएशन एंड अदर फैक्टर्स, और दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में मैं बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम अभी लूंगा, क्योंकि उनके जो एग्रेसिव थॉट है लोन बुक ग्रोथ करने का, जिस तरह का उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी और जिस तरह से वो डिजिटलाइजेशन को अपना रहे हैं, सीइंग ए पब्लिक सेक्टर बैंक, उन सब चीजों से मुझे बैंक ऑफ बड़ौदा पे बहुत सारी उम्मीदें हैं इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मैंने कहा HDFC का नाम। अजीत बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बैंकों पर बात करने के लिए। मीनवाइल सिप्ला के नंबर्स हाई, नंबर्स इन लाइन विद एस्टिमेट्स, अगेन एक ऐसी मार्केट जहां पर अगर आप इन लाइन नंबर्स शायद डिलीवर करेंगे तो इतना स्पेस है नहीं मार्केट के पास चलने के लिए स्टॉक में, और इनकम स्लाइटली मिस है। एक ऐसा स्टॉक जिसने पिछले 2 क्वार्टर में एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया था, और एक्चुअली एबिडा में अच्छी खासी मिस है, 1316 करोड़ का एबिडा आया, जबकि 1408 करोड़ का अनुमान था यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा ज्योग्राफीज़ देखनी होंगे, US में कैसा रहा क्या रहा, इन सब चीज़ों का आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ा लगाना पड़ेगा।
तो खैर एनीवे फॉर नाउ सिप्ला का स्टॉक जो है वो डे लो पर। अच्छा, मार्केट में बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। तो बैंक निफ्टी लेकर आइए आप। बैंक निफ्टी फिर स्लिप हुआ इंट्राडे में, फिर 115 पॉइंट नीचे। उसने थोड़ा सा इम्पैक्ट डाला ऑब्वियसली निफ्टी के ऊपर भी। निफ्टी भी अब डे हाई से अच्छा खासा स्लिप होता हुआ और वापस डे लो की ट्रैजेक्टरी में धीरे धीरे बढ़ता हुआ। लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ मोमेंटम बहुत शानदार है। दीपक नाइट्राइट, हमने यूपीएल की बात की थी, लेकिन दीपक नाइट्राइट में अच्छा मोमेंटम बना। और उसके अलावा ये देखिए क्या शानदार मूव आया लास्ट के 1 घंटे में। और कोफोर्ज आईटी में एक ऐसा स्टॉक जहाँ बहुत ज़्यादा पिटाई हुई थी और शायद लग रहा था मुझे कि ओवर हो गया था वहाँ पर सेलिंग, वो अब 3.5% ऊपर। कविता जी जुड़े हमारे साथ फ्रेश ट्रेड के लिए। कविता जी गुड आफ्टरनून, क्या रहेगी आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। और मेरा जो अभी ट्रेड है वो दीपक नाइट्राइट पर ही है। और एज ए डिस्क्लेमर, ये कॉल अभी हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ शेयर भी किया है। 2489 के लेवल पर है एंड वंस अगर आप देखें अपने 20 EMA से काउंटर ने एक अच्छा सपोर्ट लिया है एंड विद पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन अपने 10 EMA के ऊपर जाकर निकलता हुआ दिखा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर डबल बॉटम फॉर्मेशन का एक ब्रेकआउट है। अकॉर्डिंगली मुझे लगता है 2520 2545 के प्राइस टारगेट के लिए आप दीपक नाइट्राइट पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं फॉर इंट्राडे एंड 2465 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एंड इवन ऑन पोजिशनल बेसिस टू काउंटर इज गुड ऑन दिस सपोर्ट लेवल। ओके, दीपक नाइट्राइट आपकी इस वक्त की कॉल है। मीनवेल थोड़ा सा जब बाजार फिर एक बार थोड़ा सा नीचे खिसकता हुआ, मैं कुछ शॉर्ट ट्रेड्स के बारे में सोचूं और देखूं, तो जरा एक बार आप लेके आइएगा एसीसी। एसीसी इस वक्त 2380 पे अब अपनी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से मार्च अप्रैल मई 3 सीरीज़ के लोज को तोड़ता हुआ ऑलरेडी टूट चुका है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मानस दिक्कत यह है कि आपको शायद चार्ट्स पे वो इमीडिएटली एक कैंडल दिखाई देगी 25 जनवरी की और 24 जनवरी की। मतलब दूर तक बहुत वैलिड सपोर्ट नहीं है हमारे पास। हमारे पास एटलीस्ट 2300 जो कि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। क्या वहाँ तक का स्कोप खुला हुआ है? शॉर्टिंग थॉट्स या फिर लॉन्ग पुट के थॉट्स आपके लिए, आपकी तरफ से एसीसी पर? बिल्कुल, देखिए पिछली 2 बार से इसने 100 डे मूविंग एवरेज को रिस्पेक्ट दिया था, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था, लेकिन इस बार वैसा हुआ नहीं। तो पैटर्न को देख के तो लग रहा है कि 2290 जो कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज है उसकी तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो अगर ट्रेड लेना होगा तो वो शॉर्ट साइड पे होगा। आपके जो स्टॉप लॉसेज हैं वो 2420 के रहेंगे और टारगेट 2290 के रहेंगे। एसीसी हो गया जहां पे इस वक्त काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयर ग्रिप और स्टॉक डे लो की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और एक स्टॉक और लेके आइए जो कि इस वक्त ऑलमोस्ट क्रैक हो रहा है डे लो की ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ और ये भी क्रिटिकल एवरेज को तोड़ रहा है, दैट्स डीएलएफ। अब डीएलएफ ने बीती 3-4 सीरीज़ में इनफैक्ट फरवरी के बाद से लेकर अब तक 3 एक क्रिटिकल लोज क्रिएट किए हैं 820 825 के जोन में। स्नेहा एक बार जरा डीएलएफ को देखिएगा, आपके डीएलएफ पे टेक क्या है, क्योंकि आज का लो एग्जैक्टली 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं कि अब तक 6 अप्रैल 2023 से लेकर यानी अप्रॉक्सीमेटली 13 महीनों के बाद ये लेवल रिविजिट हो रहा है डीएलएफ में। आपका सेंस क्या कहता है इस वक्त डीएलएफ पर? वीरेंद्र, अगर आप ये काउंटर देखें तो वीरेंद्र जी, ये काउंटर अभी रिसेंटली देखा जाए तो 89 EMA के आसपास ट्रेड कर रहा है। और अगर आप हमारा वी हैव इवन गिवन अ पुट ऑप्शन, जो 800 का जो पुट ऑप्शन है हमने उसे बाय करवाया है हमारे क्लाइंट से। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे भी अगर किसी को अगर 800 का पुट बाय करना है तो कर सकते हैं। मुझे लग रहा है जो ये सपोर्ट्स है वो ब्रीच हो सकता है और निफ्टी डीएलएफ पॉसिबिलिटी है करके कि यहाँ से और करेक्ट होकर आपको एटलीस्ट 749 ये लेवल्स दिखा सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे किसी को अगर पुट्स ऑप्शंस में या ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो यहाँ पे पुट ऑप्शंस बाय करें। जो टारगेट रहेगा डीएलएफ के लिए दैट विल बी अराउंड 15 और जो स्टॉप लॉस आपको 15 का मेंटेन करना है, 2022 के रेंज में से बाय करना है और अपसाइड में टारगेट है इसमें 37 तक के रहेंगे। ओके, तो खैर अभी आपको उस रेंज से नीचे ही मिल रहा है, तो 15 का स्टॉप लॉस लगा के 37 तक के टारगेट रहेंगे डीएलएफ के स्पोर्ट में। चलिए 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। सबसे पहले मानस आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन ट्रेड के लिए, फिर जाएंगे सोनी जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार के लिए और आशीष जी के पास मिड कैप फंडा के लिए। मानस शुरुआत करते हैं फिर सस्ता ऑप्शन के साथ। तो देखिए सस्ता ऑप्शन के लिए एस्टल में के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। एस्टल का 2140 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 83 रुपीज पे वो ट्रेड हो रहा है। 2140 का एस्टल का कॉल ऑप्शन, वहां पर आपको 59 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 150 रुपए के टारगेट सेट करनी है।
तो कॉल ऑप्शन 2140 का आप खरीद के चलें। 86 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, एक अपॉर्चुनिटी बाई साइड की क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। और यकीन मानिए मानस, मैं इसी पर नज़र डाल रही थी और आप ही से पूछने वाली थी और आपका कॉल आ गया यहाँ। सोनी, आपका बताइए एफएनओ सुपरस्टार क्या रहेगा? हर्षदा जी, यहाँ पे एफएनओ सुपरस्टार पावर ग्रिड में रहेगा। आज एंटायर डे में पावर ग्रिड में मैंने नोटिस किया कि 300 के कॉल ऑप्शंस में पहले काफी अग्रेसिव ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहे थे, बट ड्यूरिंग द डे वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। इनफैक्ट 305 कॉल ऑप्शन में भी ओपन इंटरेस्ट रिड्यूस हो रहे हैं। पुट के साइड में एडिशंस ऐड हो रहे हैं और एंटायर डे में 300 सपोर्ट काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। सो यहाँ पे 295 स्टॉप लॉस के साथ बाई कर सकते हैं। 320 325 टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं। ओके, पावर ग्रिड आपका बाय ट्रेड है 301 पे। अब चलते हैं कविता जी के पास चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। कविता जी क्या पिक कर रही हैं आप? तो ग्रासिम पर मेरी नजर है। ग्रासिम काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ऑन एनी टाइम फ्रेम आप देखें, ऑन मंथली वीकली, लास्ट वीक एक अच्छे करेक्शन के बाद अच्छे सपोर्ट पर काउंटर खड़ा होता हुआ दिखा है। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 2387 का, वंस उसे ये क्रॉस करता है तो यहाँ एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखेगी। 2430 2440 के प्राइस टारगेट के लिए ग्रासिम पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2360 का। ओके, ये हो गई ग्रासिम पर कॉल। अब चलते हैं आशीष के पास एक मिड कैप फंडा के लिए। आशीष, बताइए आपकी ट्रेड। अनुज, तो यहाँ हम जोमेटो के ऊपर काफ़ी हमें पसंद है और पहले भी इसकी चर्चा की, बट मुझे लगता है कि अब ब्लिंकिट एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर रहेगा। और पहले डिस्क्लोजर दे दूं कि ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में है काफ़ी लंबे समय से और अभी भी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि अब देखिए, सबसे पहले तो जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है वो करीब 40 से 45% की इस स्टॉक में देखने को नजर आएगी टॉप लाइन के लेवल पे। और अब कंपनी प्रॉफिटेबल होना शुरू हो चुकी है। पहला क्वार्टर अब एबिटा और पैट लेवल पे कंपनी प्रॉफिटेबल हुई है। और ब्लिंकिट का जो मार्केट शेयर है ग्रोसरी सेगमेंट में वो करीब 25% का, और वहां हमें लगता है कि काफी बड़ी टेलविंड सेक्टर की मिलेगी। तो दोनों जो सेक्टर ग्रोथ है वो जोमेटो के लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। और टेक्निकल प्रोजेक्शन पे हमारा मानना है कि स्टॉक का बेस अब 185 के जोन में बन चुका है और नेक्स्ट जो अपसाइड है वो 230-240 तक के लेवल तक की जोमेटो के स्टॉक में आती हुई नजर आ सकती है। ओके, तो जोमेटो पर एक बाय कॉल इस समय आता हुआ और ब्लिंकिट का मूव कंपनी के फेवर में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फटाफट से मैं सारे ट्रेड्स रिकैप कर देती हूँ। एस्ट्रल के साथ शुरुआत हुई थी, सस्ता ऑप्शन के तौर पर ये पिक किया है मानस ने। 2140 का कॉल है। 86 पर इन्होंने रेकमेंड किया। 88 के लेवल्स आ चुके हैं। टारगेट आपका वैसे होना चाहिए 150 का। फिर आया अगला ट्रेड पावर ग्रिड, 325 के लिए एक मौका तेजी का। ये सोनी का पिक है। 295 के आसपास आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। कविता ने जो पिक किया है वो है ट्रेड चार्ट का चमत्कार ग्रासिम के तौर पर। 2430 टारगेट है, 2440 अगला टारगेट और स्टॉप लॉस 2360 का रहेगा। और जोमेटो पर बुलिश है आशीष चतुर्मोता, जहां पर ये कह रहे हैं कि आगे 230 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते जोमेटो के नंबर्स आएंगे तो उस लिहाज से भी ये स्टॉक वैसे भी फोकस में रहने वाला है। अच्छा, 2-3 और पॉकेट्स जहाँ पर थोड़ा बहुत एक्शन बन रहा है। एक तो चोला इन्वेस्टमेंट स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, क्योंकि वहां पर कुछ तेजी की पोजीशंस बनती हुई 3.5% का इजाफा। अब इसके नंबर्स आ चुके हैं, बाजार ने इसे अच्छे से पचा लिया है। अमित, मौजूदा भाव पर क्या अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आगे उभर कर आएगी इफ इट ऑल तेजी की पोजीशंस यहाँ पर ली भी जाए? जी अर्चना मैम, इनफैक्ट ये स्टॉक मेरी नजर पे भी था। रीजन इसकी ये 20 डेमा पे सपोर्ट लेके इसने एक बुलिश कैंडल बनाई है और इसके स्विंग लेवल्स भी देखें तो 1240 पे इसका सपोर्ट आता है। स्टॉक ने काफी ब्यूटीफुली उस लेवल को होल्ड किया है। वॉल्यूम्स की अगर हम बात करें तो कल के 17 से वॉल्यूम्स ज्यादा है तो देयर इज पार्टिसिपेशन। तो मुझे लगता है ये जो पुल बैक आया है लगभग 1356 से जो करेक्शन आया इसने होल्ड किया 20 डेमा पे, और आज जिस हिसाब से इसमें प्राइस एक्शन है मुझे लगता है ऊपर के लेवल्स यहाँ पे आएंगे। एक पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है। 1245 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट्स रहेंगे 1300 एंड 1320 के। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और इस ट्रेड के साथ आपको रहना है। आशीष, ये डॉक्टर लाल और मेट्रोपोलिस के नंबर्स पर आपकी क्या टिप्पणी है? क्योंकि डॉक्टर लाल के नंबर्स के बाद स्टॉक में एक मूव अच्छा 5.25% के गेन्स और मेट्रोपोलिस भी आज करीब 1.5% ऊपर है। बिल्कुल, तो हर्षदा देखिए, अब बहुत लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद अब नंबर्स का भी सपोर्ट पॉजिटिव आ रहा है और दोनों चीज के ट्रिगर यहाँ मिल रहे हैं। एक तो अर्निंग ग्रोथ
इंप्रूवमेंट हो रही है, और दूसरा प्राइस के टर्म में एक बहुत ही जबरदस्त एंट्री पॉइंट मिल रहा है, क्योंकि आप देखेंगे अगर से लाल पाथ लैब की के नंबर की मैं बात करूं तो पीई जो है वो काफी डीरेट हुआ है। एक समय था जब स्टॉक का पीई ऑलमोस्ट 100 पे आ गया था, और अब हम देख रहे हैं कि 55 पे ट्रेलिंग के पीई पे हमें डॉक्टर लाल पाथ मिल रहा है। और वही अगर से मेट्रोपोलिस की हम बात करें तो मेट्रोपोलिस का भी जो पीई मल्टीपल है उसमें भी हमें बहुत एक अच्छी कंफर्ट मिल रही है कि आज ये करीब 65-70 के ट्रेलिंग पीई मल्टीपल पे मिल रहे हैं। तो ये दोनों ही स्टॉक एक अच्छे करेक्शन के बाद अब अर्निंग ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर पे तेजी बनी रहेगी। दोनों ही स्टॉक में हमारी कोई पोजीशन नहीं, बट हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से कम 8 से 10% की अपसाइड इन द मीडियम टर्म दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। मूव यहाँ पर उभर कर आ रहा है दोनों ही काउंटर्स में, और मेट्रोपोलिस शायद ज्यादा बेहतर ट्रेड करेगा। सोनी, कुछ देर पहले अनुज जो मेंशन कर रहे थे कोफोर्ज, अगर उस पर आपकी नजर गई हो, क्योंकि तब से लेकर अब तक इस स्टॉक में थोड़ा सा और एक्शन आया है। 4448 के लेवल्स अब फ्यूचर्स में, और कैश में तो आप देख रहे हैं 53 के ऊपर। जी हर्षदा जी, कोफोर्ज में आज डेफिनेटली एक बाउंस बैक नजर आया है। लास्ट 2 डे से 4300 का एक लो बना के वहां से बाउंस कर रहा है। सो करंट लेवल से हम देखेंगे तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस यहाँ से 4560 4600 के लेवल्स तक नजर आ रहा है। बट ओवरऑल यहाँ से बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं नजर आता है। मैक्स टू मैक्स मुझे 4600 पे ज्यादा लगता है, वहां से दोबारा एक बार सेलिंग का प्रेशर भी नजर आ सकता है। सो करंट लेवल से अगर किसी को बाई करना है तो 4300 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं 4600 टारगेट के लिए। ओके, कोफोर्ज पे। अच्छा आशीष, चित्रुमुता जी, पिछले 4-5 दिन से एफएमसीजी के काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। आईटीसी के बाद, एचयूएल के नंबर्स के बाद, आज हालांकि गोदरेज सीपी बैकफुट पे है। ये पिछले 10 दिन की प्राइस स्कैनिंग, क्योंकि देखिए इसमें से डाबर, मैरिको, एचयूएल तो चले भी नहीं थे। कोलगेट अच्छा था, गोदरेज सीपी स्ट्रॉन्ग था, टाटा कंज्यूमर अच्छा था। आप लोगों ने कुछ शफलिंग करी है क्या अपने पीएमएस में, एफएमसीजी में? क्या नया ऐड किया है, कहाँ पे प्रॉफिट्स बुक किए आपने? देखिए, तो इसमें वीरेंद्र हो क्या रहा है कि पिछले 3-4 क्वार्टर से थोड़ा सा रूरल इकोनॉमी के अंदर में रिकवरी के कुछ अर्ली साइंस देखने को नजर आ रहे हैं, पहला। और दूसरी बात, एल नीनो के इफेक्ट के बाद अब ये जो मानसून है वो काफी पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन है। एल नीनो के बाद अब एल नीना की बात चालू हो गई है, जिसकी वजह से नॉर्मल मानसून की एक्सपेक्टेशन है। और देखा गया है कि जब जब ये हुआ है, एल नीना जब भी आया है, तब हमने देखा है कि जो टॉप लाइन और प्रॉफिट की जो ग्रोथ है काफी एफएमसीजी कंपनी, एग्रोकेमिकल कंपनी के अंदर में डबल डिजिट में आना शुरू हुई है। तो उसका भी एक बहुत पॉजिटिव आपको इफेक्ट, ना कि सिर्फ एफएमसीजी बट कुछ एग्रोकेमिकल कंपनी, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप यूपीएल की बात कर रहे थे, ऐसी कंपनीज में भी दिखना शुरू हो चुका है। और तीसरी बात है कि एक अंडर परफॉर्मेंस इन स्टॉक्स का पिछले 2 सालों में बना रहा है, तो पीई के अंदर में एक डीरेटिंग हो चुकी है और अब अर्निंग की रिकवरी आना शुरू हो रही है। तो ऑल इन ऑल हम समझते हैं कि एक शॉर्ट टर्म रिकवरी आपको इस स्पेस में देखने को नजर आएगी। वहां पर पे टाटा कंज्यूमर, डाबर, मैरिको और हिंदुस्तान लीवर जैसे स्टॉक है, इनमें अच्छा बेस बना है और यहां से रिकवरी इन स्टॉक्स में देखने को नजर आ सकती है। एज अ पोर्टफोलियो मैनेजर हम थोड़े अंडरवेट हैं पूरे एफएमसीजी स्पेस में, क्योंकि कहीं ना कहीं सेक्टर ने अभी तक एक बड़ा परफॉर्मेंस दिखाने की तैयारी नहीं शुरू किया, पर अब यहाँ पर पे थोड़ी पोजीशन को हम भी बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं, ताकि हम सिग्निफिकेंट ओवरवेट तो नहीं सोचते, बट मुझे लगता है कि थोड़ा एक वेट यहाँ पर पे इस समय इन स्टॉक्स में बढ़ाया जा सकता है। ओके, चलिए अब बात करते हैं कुछ नंबर्स की। अब मंडे को सिर्फ एक ही F&O का नंबर आना है, जेके सीमेंट। क्या है एक्सपेक्टेशन यहाँ से? सुमित के पास चलते हैं। सुमित बताइए। तो जेके सीमेंट के नंबर्स की अगर बात की जाए तो जो बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है कि स्लाइटली शायद क्यू ऑन क्यू बेसिस पे थोड़ा सा स्लगिश नंबर रहेगा, लेकिन वाई बेसिस पे EBITDA फ्रंट पर, प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर नंबर बेटर दिखेगा आपको। 14% के आसपास सेल्स बढ़ने का अनुमान, 118% के आसपास प्रॉफिटेबिलिटी इस क्वार्टर में बढ़ने का अनुमान है। EBITDA फ्रंट पर 610 करोड़ का EBITDA रहेगा, जो कि 350 करोड़ रुपए के सामने आएगा, और मार्जिन भी 12.5 से बढ़ के 19.5% के आसपास के मार्जिन इसके क्वार्टर में पोस्ट हो सकते हैं। रियलाइजेशन 5,947 पर टन से घटकर करीब 5,894 पर टन के आसपास आने की बातचीत है। इसके अलावा जो सेल्स वॉल्यूम है वो इंप्रूव होंगे, करीब 5.4 मिलियन टन के आसपास का सेल्स वॉल्यूम का अनुमान है, जो कि 4.7% के सामने आता हुआ दिखाई पड़ेगा। वॉल्यूम ग्रोथ 15% के आसपास तिमाही के अंदर बढ़ सकती है। और जो कंपनी का ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हैं लास्ट क्वार्टर में जो काफ़ी ज़्यादा था, वो करीब 8% के आसपास गिरने का अनुमान है। वाई और क्यू ऑन क्यू बेसिस पर 3% के आसपास। इंटरेस्ट कॉस्ट को और बाकी कॉस्ट को थोड़ा ईज आउट हुआ, जिसका इम्पैक्ट कंपनी के मार्जिन पर रहेगा, लेकिन ओवरऑल वाई नंबर्स इनके अच्छे रहेंगे।
रियलाइजेशन टूटेगा लेकिन वॉल्यूम को कुछ हद तक सपोर्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ओके, जेके सीमेंट, शुक्रिया सुमित इस पूरी चर्चा के लिए और नंबर्स की एक्सपेक्टेशन रखने के लिए। ये क्यू पोल थे आपके स्क्रीन पे। हालांकि सीमेंट स्पेस में इस वक्त एज ऑफ नाउ पेन है। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आज का लो इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है और इसी पे थोड़ी सी बात करते हैं प्रोजेक्शंस। देखिए अब हम क्या था कि कल एक्सपायरी थी, कल वाइल्ड स्विंग थे, कल ब्रैकेट्स ब्रीच हुए, एवरेजेस टूटे। अनुज, आज एक पॉज मिला हमें, हमने कल के लो को वायलेट नहीं किया निफ्टी पे। पहले निफ्टी को लेकर बात करते हैं हम, और हमने अप्रॉक्सीमेटली एक 150 से करीब 125 अंकों का डिफरेंशियल मेंटेन करके रखा 100 डेमा से। आज के इस पॉज ने क्या क्यों दिया है? पॉसिबली इस आज के लो को हम नेक्स्ट वीक के लिए कौन सा मार्क मान के चल सकते हैं? अगर बच गया तो कहाँ तक का पुल बैक, क्योंकि शॉर्ट्स बहुत हैं सिस्टम में, और वायलेट हुआ तो फिर क्या? वीरो देखिए, अगर तो मार्केट यहीं बंद हो गई तो ये क्लोज ख़राब होगी फ्रैंकली इफ यू आस्क मी, क्योंकि फिर एक बार आपको डे के हाई से करीब 100-150 पॉइंट नीचे ही क्लोज मिल रही है। पहली बात तो ये देख लेते हैं क्लोज आता कहाँ पर है। एक चीज़ समझ लीजिए, जो आज का पॉज है ना, ये भी शॉर्ट्स ने डिसाइड किया कि चलिए थोड़ा प्रॉफिट घर ले जाते हैं। शॉर्ट्स ने बहुत प्रॉफिट बनाया है, ठीक है। मार्केट में नॉर्मली बॉटम जब लगते हैं ना, जब इस तरीके की डिक्लाइन आनी शुरू होती है, वो बॉटम्स नॉर्मली लगते हैं जब गैप डाउन्स होने लगते हैं। अभी तक तो हमने गैप डाउन नहीं देखे, अभी तक तो हम फिर भी जो भी है या तो गैप अप्स देख रहे हैं या फिर फ्लैट शुरुआत देख रहे हैं मार्केट में। जब पोजिशनल शॉर्ट में लोगों का पैसा बनने लगेगा, जब लोग शॉर्ट कैरी करके लेके जाने लगेंगे और वो कॉम्प्लेसेंट होंगे, वहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट कवरिंग आएगी। वो कहाँ पे हो सकता है? 21,700, 21,750 या 21,500। अब ये एग्जैक्टली पिन पॉइंट करना बहुत टफ होगा, तो मैं तो ये होप करूँगा कि 21,750, 21,800 पर ही मामला निपट जाए और यहाँ से मार्केट चल पड़े। लेकिन अभी 3-4 फेज़ और बाकी है। मंडे को भी एक इलेक्शन का फेज़ है। पिछले जो तीनों फेज़ हुए हैं उसमें इलेक्शन वाले दिन मार्केट बुरी तरीके से गिरा है, किसी भी कारण से गिरा हो। तो अगर वो आप एक व्यू लेके चल रहे हैं तो मंडे को फिर शायद एक सेकेंड हाफ में डाउन डे पॉसिबल है। तो काफ़ी परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, लेकिन थोड़ा तो चार्ट बिगड़ा है मार्केट का। वो आपकी स्क्रीन पर आया था, वो जो आपने भी मुझे भेजा था चार्ट, थोड़ा तो बिगड़ा है वो। तो नेक्स्ट वीक एक व्यू लेंगे, लेकिन मेरा मानना ये है कि आज का लो शायद ना टिके। अभी मार्केट को एक और लो बनाना बाकी है। बात करते करते मीनवाइल बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स आ रहे हैं। हर्षदा, 4,886 करोड़ का प्रॉफिट है, एक्सपेक्टेशन से तो अब बीट है, लेकिन अब पीएसयू बैंक है तो आपको बाकी के नंबर्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद ही कुछ और यहाँ पर व्यू ले पाएंगे। लेकिन पहला नंबर तो एटलीस्ट बीट है यहाँ पर। ब्याज से आय का भी नंबर एक बीट है अनुज, क्योंकि 11,792 करोड़ का ये फिगर आया है, जहाँ पर अनुमान 11,405 करोड़ का था। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो लगभग 300 करोड़ का बीट दोनों मुनाफे और ब्याज से आय के फ्रंट पर कंपनी ने किया है डिलीवर। वैसे अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले साल से इस साल में, तो मुनाफा करीब 2-2.25% बढ़कर आया है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन थी तो उससे बेहतर फिगर आता। अब कुछ देर में ऑफकोर्स वो स्लिपेजेस का आंकड़ा, इनकी एसेट क्वालिटी कैसी है, मार्जिन्स के फिगर्स, वो और डिटेल आएगा। लेकिन फिलहाल ऑन द फेस ऑफ इट जो प्रॉफिट और ब्याज से आय का नंबर है वो अच्छा आपको दिखाई दे रहा है। आशीष हमारे साथ हैं। आशीष, एक क्विक टेक बैंक ऑफ बड़ौदा पर। ब्रॉडली तो हम काफी पॉजिटिव ही हैं इसमें हर्षदा, चाहे वो एसबीआई हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, या इवन ओवरऑल पीएसयू बैंक भी हो। और हमें लगता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा में जिस तरह से एक तो ऑलमोस्ट अभी मैं देख रहा हूँ कि जो नेट प्रॉफिट है वो करीब 4900 का आया है, और जो एस्टिमेट था वो 4600 का था। तो एक वहां पर पे एक अच्छा बीट आया है। साथ ही साथ जीएनपीए के जो नंबर्स है 2.9% आए हैं, वहां पे भी हमें लगता है कि एक अच्छे नंबर देखने को मिले, जो कि 3.08 था। तो अब देखते हैं कि नेट एनपीए के नंबर्स कैसे आते हैं। अगर से नेट एनपीए के नंबर्स और आरओए में अगर से कंपनी 1% के ऊपर ट्रेड जाती है, तो मेरे हिसाब से अब मार्केट इन स्टॉक्स को 1.5 टाइम प्राइस टू बुक पे लेके जाना चाहेगा। तो ओवरऑल मैं तो समझता हूं कि बेस बन चुका है और यहां से एक रिकवरी स्टॉक को 300 प्लस लेकर के जाने की तैयारी कर सकती है। एनपीए उतना नहीं गिरा जितना ग्रॉस एनपीए गिरा, 0.68 वर्सेस 0.70, लेकिन ये नंबर अच्छे हैं, ये नंबर अच्छे हैं। अब तकलीफ क्या है कि एसबीआई भी इतने शानदार नंबर्स के बावजूद नहीं चल पाया बहुत ज़्यादा, और हर लेवल पर रेजिस्टेंस आ गई एसबीआई में भी। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी थोड़ा सा मामला तो यही बनेगा कि हायर लेवल पर थोड़ा सा स्लिप आएगी। इनफैक्ट एक बार एसबीआई का भी चार्ट देख लेते हैं आज का, क्योंकि उसमें भी काफ़ी चीज़ें छुपी होती हैं कई बार। अगर सेक्टर लीडर ज़्यादा अच्छे से देखिए, डे लो पर आ गया एसबीआई भी।
तो ये सब चीज़ें खैर मार्केट में चलती रहती है। एक काम करते हैं, अब बात करते हैं थोड़े लॉन्ग टर्म की। क्या ये करेक्शन बाइंग अपॉर्चुनिटी है? हमारे साथ DI चोकसी के MD देवेन चोकसी जुड़ गए हैं। देवेन जी, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं आप इस करेक्शन को, और क्या इसको आउट एंड आउट इलेक्शन के साथ लिंक किया जाए, उसकी नर्वसनेस के साथ इसको लिंक किया जाए, या फिर एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग अहेड ऑफ बिग इवेंट, और कैसे समझें इस, और क्या करें इस समय मार्केट में? Yeah, Anuj, good afternoon. As you may know, at the beginning of the week, ये मार्केट के अंदर जो एक यूके बेस्ड जो हेज फंड था, उनका जो पोजीशन था वो काफी आई थिंक अनलोड हुआ है. As we understand, I think more than $1 billion worth of position was held long on the PSBs and the short on the consumables, including FMCGs. So I think once this particular fund के अंदर I think जो भी थोड़े बहुत changes आए थे, including I think the exit of the fund manager, the portfolio unloading had to take place, position square up had to take place, and that is where we saw a sharp drive on one side, I think on the fall on one side for all the PSBs, etc. And on the other side, short covering led really into all the FMCG counters. So that was largely driven by the first 2-3 days of the week, I think till Wednesday or so. Yesterday, कल का दिन के अंदर जो I think मार्केट के अंदर जो फॉल आया, उसका एक लार्जर इम्पैक्ट दूसरा भी है. Apart from mark-to-market losses, I think which most of the traders I think were having in the holding position of their long positions. एक दूसरी एक चीज के ऊपर हम लोग थोड़ा कंसर्न भी है तार आ रही है. Maybe I think some amount of regulatory changes are coming in the area of derivative market, and that could have possibly forced I think many of the traders to unwind their position. And what we hear is that I think it is possible that this kind of announcement may take place somewhere immediately after the election results are out. Now, what it could be, I think guesswork हो सकता है हमारे तरफ से. Maybe I think the excessive derivative market के अंदर जो speculative activity चल रही है, उनको limit करने के लिए शायद I think it would be linked to your bank balances, शायद it may be linked to your existing portfolio, and certain amount of rules might come up as far as the leverage is concerned. तो ये जो थोड़े बहुत मार्केट के अंदर जो अंडर करंट रहे, उसके हिसाब से मार्केट में जो फॉल आया था, मे बी आई थिंक टुडे द मार्केट हैज रिकवर्ड बिकॉज आई थिंक द पेन पार्ट इज ओवर. एंड मैं ऐसा समझता हूँ कि जो करेक्टिव फॉल आया है उसके अंदर फंडामेंटल्स पे कोई बदलाव नहीं है. ऑन द कॉन्ट्री, करेक्टिव फॉल मोर देन वेलकम है एज फार एज आई थिंक सम ऑफ द क्वालिटी कंपनीज आर कंसर्न, इंक्लूडिंग इन द लार्ज कैप. So I think maybe technical reasons, but I think these are some of the opportunities if I see in at least good names where consumption is intact. I think particularly we like those companies. अच्छा देवेन जी, कल आपको SBI के नंबर्स कैसे लगे, और SBI के नंबर्स को वरीयता या फिर इम्पोर्टेंस इस लिहाज से भी देना पड़ रहा है क्योंकि नंबर्स के लिहाज से अब तक SBI के नंबर्स और ICICI बैंक के नंबर्स, इस पे प्राइस एक्शन बाजार का स्ट्रॉन्ग रहा. कोटे के नंबर्स भी अच्छे थे, लेकिन ये मैं प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी की स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करने वाला एक HDFC बैंक बिल्कुल आई थिंक क्रैक मोड में बहुत ही नीचे अगर आप देखें पड़ा हुआ है. इंडसइंड बैंक का कुछ यही हाल है. अभी आपके बैंक्स में नंबर्स देखने के बाद प्रिफर दो स्टॉक्स कौन से हैं इस वक्त? Yeah, I guess I think the most importantly जो corporate sector banks है उसके अंदर नतीजे by and large I think on expected lines पे, be it Axis, be it ICICI, be it Kotak, I believe कि they have the ability to lend money across I think different segments, be it retail segment, be it corporate segments, and fortunately they also have the ability to keep their cost under control, mobilize deposit at a competitive. तो ये टिपिकल कैरेक्टर सामने उभर के आया है. इन सिमिलर सिचुएशन कैन बी आल्सो बीन सीन इन द केस ऑफ स्टेट बैंक. ऑफ कोर्स स्टेट बैंक के अंदर एक दूसरा भी चीज के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं कि आई थिंक द बैंक हैज बेसिकली overcome the issue of the writing off on the non-performing assets, and on the top of it, they are relatively appearing better compared to what they were before. In fact, I think if you look at I think their past quarters, they probably I think scare you at times. I think when you look at the numbers of the write-off that they have done. But given the clean balance sheet, SBI looks also equally, I think, well positioned. So अगर दो stocks select करना है, I think one from each side, maybe ICICI stroke Kotak, I think would be the right choice to buy into the portfolio. And on the other side, SBI definitely continues to remain a good choice to add into the portfolio. अब इस बीच फिर NBFCs पर आपका स्टांस क्या रहेगा?
देवेन, स्पेशली जिस तरह का परफॉर्मेंस हमने श्रीराम के नंबर्स में देखा, वहाँ पर मार्जिन्स पर काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री भी आती हुई दिखाई दी थी। आज भी इनफैक्ट वो गोल्डमैन की रिपोर्ट आ रही थी, वो कह रहे थे कि ये एक स्टॉक है जहाँ पर आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगा। वीज़ावी आपका बजाज फाइनेंस जो एक लीडरशिप पोजीशन में रहा है, और इनके खिलाफ जो आरबीआई ने कदम उठाया था वहाँ पर भी इनको राहत मिली है। ये पॉकेट अब कैसे पॉइज्ड है? Arshad, I would think that NBFC space looks, I think, pretty convincing to me. एक तरफ रिटेल क्रेडिट ऑफटेक बढ़ते जा रहा है, जिसके अंदर कंपनीज लाइक बजाज फाइनेंस, as you mentioned, also like Poonawalla, I think they remain relatively, I think, on a stronger wicket comparatively because of the better approach to lend the amount, I think, to the end customer. We like, I think, all 6-7 verticals in which Bajaj is positioned. I guess we like those approach. I think each and every one has got a distinct growth to talk about. So that is one aspect of Bajaj Finance. At the same time, cost of deposits जो मायने रखती है ये समय के अंदर, I think they has been successful in keeping the cost lower, most competitively. And at the same time, the growth rate is 28-30%. So we remain, I think, positive as far as the outlook on Bajaj Finance is concerned. Maybe another aspect which one should look at is their mortgage book, the Bajaj Housing Finance Company, which is also growing faster than probably industry rate of growth. So we love this particular proposition. Wherein I think on one side you have got the retail, on the other side you have got the housing, and a mixed portfolio with I think SME loan so expanded. So Bajaj Finance looks relatively more stable, and at the corrected price, it is probably I think a better opportunity. ओके अच्छा देवेन, आज पॉलीकैब के नंबर्स आए और ये स्टॉक अब वापस ऑल टाइम हाई पर। क्या ये माना जाए कि वो जो इनकम टैक्स रिलेटेड न्यूज़ थी वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी थी? ये स्टॉक है क्या आपके पोर्टफोलियो में या आपके प्रेफर्ड लिस्ट में? Yes, Anuj, I think we are holding it, so that's a disclaimer as well. If my views are biased to a certain extent, but yes, I agree that I think when January के अंदर ये negative news जब भी आई थी, तभी हमने एक दो चीज के ऊपर ध्यान दिया था कि whether I think this negative news is going to completely, I think, swipe this company off from the scene. Answer came no. Second thing which we observed was that capacity expansion which the company did. तो उनके हिसाब से I think उनके पास business condition strong है, इसलिए उन्होंने capacity expansion किया है. And at the same time, the consumer segment in which they are present, particularly I think on project basis, I think the supply that they are carrying out, that was reassuring that okay, those supplies are not going to dry out, even if I think there is some impact coming onto the retail front, but the larger front पे ऊपर supply dry out नहीं होगी. So ये दो तीन फैक्टर के ऊपर हमने ध्यान रख के ये कंपनी को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में रखा था, and definitely it became a buy opportunity. Of course, it was a short-lived buy opportunity, but it was a good buy opportunity below 4,000. मेरा ऐसा मानना है कि ये पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर जो एक दूसरा एडवांटेज ये कंपनी को मिला है along with wire and cable business is on FMCG side of product. Though compared to Havells, even in Havells case last week we saw अच्छी तरह से numbers देखे, so I think the growth rate has been I think extremely high on the likes of air conditioners and the fan segment as well. यहाँ पे भी though comparatively smaller segment है, but growth rate is definitely I think doing very well. And अप्रैल टू जून क्वार्टर के अंदर भी ये नंबर्स बेटर रहने चाहिए. तो ओवरऑल ये कंपनी काफी अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रही है. मे बी आई थिंक वैल्यूएशन वाइज इट वाज अवेलेबल देन लिटिल चीप. टुडे आई थिंक इट हैज कम फेयर प्राइस. करेक्टेड प्राइस वुड बी द बेटर टाइम्स टू बाय अगेन इनटू दिस स्टॉक्स. अच्छा देवेंद्र जी, हमने बीते एक हफ्ते में अंडर परफॉर्म किया है. मतलब 22,800 पिछले शुक्रवार का हमारा ओपनिंग हाई था. अब हम यहाँ पे खड़े हैं ऑलमोस्ट 21,950 की ट्रैजेक्टरी देखने के बाद. लेकिन ग्लोबल मार्केट्स स्ट्रॉन्ग रहे इस दौर में, स्पेशली मेटल्स. लुक एट कॉपर. मेटल्स क्या आउट परफॉर्म कर सकते हैं इस वीक फेज को, आई थिंक मई और इनफैक्ट जून तक? और आपकी मेटल्स में चॉइस क्या है? डिस्टिंक्टली पॉसिबल, क्योंकि जो हिसाब से कमोडिटीज के अंदर जो मूवमेंट है, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंटली इंडिया एज एन इकोनॉमी इज हैविंग अ वेरी गुड डिमांड सिनेरियो कंटिन्यूइंग बिकॉज ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग. On the other side, in the global market also, prospects of rate of interest coming down is a good thing to happen ultimately, because I think the capital expenditure program will probably start in some of the cases, and particularly because of the renewable segment के अंदर जो हिसाब से investment जा रहा है global economy के अंदर,
इट सजेस्ट दैट इनिशियल स्टेज के अंदर मेटल की डिमांड बढ़ेगी। दूसरी तरफ देखें तो डिस्पाइट ऑफ वॉर सिचुएशन क्रूड ऑयल के दाम जो है वो दाम नहीं बढ़े, विच इज फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट कि एक तरफ डिमांड सिनेरियो इंटैक्ट बनता जा रहा है, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल के दाम नहीं बढ़ते तो एनर्जी कॉस्ट कम रहती है। तीसरी तरफ एक स्ट्रक्चरल मूव जो आ रहा है, आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, दो इट मे हैव इम्पैक्ट ओवर लास्ट नेक्स्ट फ्यू इयर्स। It is particularly because of the use of green hydrogen in as an energy substance compared to what the conventional energy that they are consuming. क्योंकि मेटल के बिजनेस के अंदर करीबन 50 to 55% के बीच में एक आपकी एनर्जी कॉस्ट आती है। अगर ग्रीन हाइड्रोजन से आपकी कॉस्ट कंपैरेटिवली कम बनती है तो सर्टेनली आई थिंक दिस वुड बी अ बिग गेम चेंजर फॉर पर्टिकुलर इंडियन कंपनीज जिन्होंने इसके ऊपर फोकस किया है। तो वी रिमेन बुलिश ऑन द प्रॉस्पेक्ट्स एंड द पॉसिबिलिटीज आल्सो। Maybe Tata Steel at this point of time looks relatively safe placed, I think, from all perspective. Maybe expansion in capacity, brownfield expansion continuing. All those factors should work well for this company. Maybe I think Hindalco's Novalis transaction, if it takes place, I think as expected, then वहाँ पे भी उसको बैलेंस शीट में कैश आने की संभावना है. So I think to a certain extent, both these companies should see relatively better numbers going forward. देवन, एफएमसीजी में जिस तरह की कमेंट्री इस Q4 के बाद कंपनियों की तरफ से आई है, स्पेशली रूरल डिमांड को लेकर, कितना कॉन्फिडेंटली आप यहाँ पर अपना एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, और क्या वही चीज़ फिर टू व्हीलर साइड पर भी अप्लाई की जाएगी, क्योंकि रूरल मार्केट में कुछ रिवाइवल देखने को मिल रहा है दोनों ही पॉकेट्स में? शबन, एक तरफ सब कंपनीज के जो बेस है वो बेस काफी हाई है, so don't expect I think very big jump out of on the current base, be it FMCG company, be it discretionary spending which is there in say two-wheeler, four-wheeler, smaller cars. I agree that I think there is going to be a demand growth. I totally agree that I think there will be a higher amount of I think possibilities for continuing of this growth, because disposable income in the hands of rural masses is increasing. And maybe post-election, and I think the way in which the new schemes are likely to get implemented, including into the rural infrastructure, मेरा ऐसा मानना है कि I think demand scenario will remain upbeat in the rural market, but the economy 7-7.5% के आसपास grow होती है. At the best, I think FMCG company should be growing around that level or maybe slightly higher, unless I think a big price increase takes place. But if that does not happen, then around 7.5-10% के बीच में FMCG का कारोबार बढ़ना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है. And I think that should be a reasonable rate of growth as far as I think these companies are concerned. ओके देवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. हैव अ गुड वीकेंड. चलिए अब मंडे की तैयारी करते हैं. पहले BTST कॉल्स ले लेते हैं. मानस, क्या कैरी करेंगे? देखिए, फिलहाल के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में मेरा ध्यान है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लगातार 4 दिनों से अगर आप देखेंगे तो 100-day मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेता है. वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है. आई थिंक यहाँ पर एक BTST कॉल लेना चाहिए. आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो 2779 के रहेंगे. करंट लेवल्स पे आप खरीदारी करिए और 2900 रुपए 29 मिनट के टारगेट सेट करिए. ओके, एक्चुअली मेरी नज़र रिलायंस पर जा भी रही थी, क्योंकि इसने फिर निफ्टी को कैरी किया सिंगल हैंडेडली बैक फ्रॉम डेज लो. और देखिए क्या शानदार मोमेंटम अब रिलायंस में, और इसी का इम्पैक्ट निफ्टी, कहाँ हम ऑलमोस्ट डे लो को टेस्ट कर रहे थे और कहाँ एकदम से निफ्टी अब डे हाई पे तो नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट डे लो से तो रिकवर कर ही रहा है, करीब करीब 100 पॉइंट. कविता जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी मंडे के लिए? सो अनुज जी, अपोलो टायर्स अपने एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन के बॉटम से पलटता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा. लिटिल शॉर्ट टर्म का नजरिया रखना चाहिए. मुझे लगता है 485 के लेवल आज के दिन के हाई के ऊपर अगर ये निकलता है तो एक अच्छी पॉजिटिव बाइंग आते हुए दिख सकती है. अपसाइड में आप टारगेट रख सकते हैं 485 का, और स्टॉप लॉस आप मेंटेन करें 465. ओके, अपोलो टायर्स. राजेश सतपुते जी, आपके कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नजर है एस्ट्रल पे. एक फ्लैग फॉर्मेशन ब्रेकआउट हुआ है, 2140 का वो रेजिस्टेंस था. तो ये 2140 का लेवल निगेट हो चुका है, ब्रेकआउट मिला है. तो अकॉर्डिंग टू फ्लैग फॉर्मेशन इसका टारगेट होना चाहिए 2220 और 2250. सो एस्ट्रल बाय करे. स्टॉप लॉस होगा 2120 का. ओके, सोनी जी, आप एग्जैक्टली क्या पिक करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए?
जी, मेरा यहाँ पे BTST रहेगा इप्का लैब फ्यूचर्स में, सॉरी लॉरस लैब्स में। लॉरस लैब्स में यहाँ पे एक करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं 425 स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट है 455 460। लॉरस लैब्स में आज हमने देखा है कि हायर स्ट्राइक प्राइसेस में कॉल के ओपन इंटरेस्ट अनवाइंडिंग हो रही है, प्लस कैंडल में भी एक बुलिश एंगल्फिंग कैंडल पैटर्न चार्ट्स पे बना रहा है। सो एक पॉजिटिव आउटलुक बनता है यहाँ पे 455 460 टारगेट्स के लिए। अच्छा, अगली ट्रेड लूँ से पहले एक बार यूपीएल लेकर आइए जरा। यूपीएल और 7.5% ऊपर इस समय यूपीएल, उसका पहले इंटरडे चार्ट। मानस की वो ट्रेड लेकर आइए जो हमने क्लोजिंग के शुरुआत में जो ट्रेड ली थी, और देखते हैं आप टारगेट से कितना दूर है वो। मानस आपके टारगेट के काफ़ी करीब, इसको कैरी करेंगे या स्क्वायर ऑफ कर देंगे यहाँ पर? तो देखिए, एक बार बुक भी कर किया सकता है क्योंकि ऑप्शन में काफी बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। आई थिंक एक बार ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा। और अगर इंटरडे में देखें तो अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया है, तो आई थिंक एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना बेहतर रहेगा कल। और कल फिर से बाय कर सकते हैं जब 100 डे मूविंग एवरेज बीच हो, स्टॉक जब 515 516 रुपए के ऊपर निकले तब फिर से आप खरीदारी करिए। नहीं मानस, कल मत खरीदेगा प्लीज़, मंडे को खरीदेगा। वैसे ही अगला सैटरडे वर्किंग है तो कल नहीं काम कर सकते। चलिए, अब अमित सेठ की ट्रेड बाकी है। अमित जी बताइए आपका BTST ट्रेड। जी अनुज जी, मैं मारुति कैरी करूंगा। मारुति ने अपना डेज हाई ऑलमोस्ट मेंटेन किया। यहाँ पे एक फॉलोइंग चैनल का ब्रेकआउट है, एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट से मिल रहा है। स्टॉक आज अपने 10 डेमा के ऊपर क्लोज कर रहा है इस पुलबैक के बाद, तो इसे बाय करें। 12,500 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 12,900 से 13,000 के टारगेट्स रहेंगे मारुति में। ओके, तो ट्रेड्स पूरे हो चुके हैं और अब एक काम करते हैं, इंडिसेस लेके आइए अप्रोच मंडे मॉर्निंग के लिए। पहले निफ्टी लेके आइएगा, और रिलायंस का एडवांटेज अभी जैसे अनुज ने मेंशन किया, क्लियरली निफ्टी के पास है। डीलों से रिकवरी का मौका मिला, बट निफ्टी बैंक अभी भी डीलों की ट्रैजेक्टरी में। अनुज, जो जिस पॉज की कुछ देर पहले हम बात कर रहे थे उसके मद्देनजर और रिलायंस की प्राइस परफॉर्मेंस को देखने के बाद मंडे के लिए अप्रोच और कुछ कैरी करना है क्या? वीरो देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, अगर आप प्योरली ट्रेडर हैं एंड दिस इज़ अप्रोच ओनली फॉर ट्रेडर, और अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो एक बार चाहें तो आप शॉर्ट ट्रेड ट्राई कर सकते हैं इस मार्केट में कैरी करने के लिए। छोटी पोजीशन ट्राई करिएगा, ज़्यादा बड़ी नहीं, क्योंकि जैसा मैं कह रहा हूँ मंडे को इलेक्शन का फेज़ भी है नेक्स्ट, और पिछले 3 फेजेस इलेक्शन वाले दिन काफ़ी ख़राब रहे हैं मार्केट के लिए। तो इसके लिए आज की जो शॉर्ट कवरिंग है आखिरी के आधे घंटे की, इसको मैं प्योरली शॉर्ट कवरिंग बोल रहा हूँ। क्या होता है ना, बेयर्स ने इतना पैसा बनाया इस हफ्ते, उनको लग रहा है कि चलिए थोड़ा पैसा घर ले जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मार्केट के ऊपर सेलिंग प्रेशर अभी भी ओवरऑल है, इंटैक्ट है। 22,185 के जब तक नीचे हैं हम, तब तक हर रैली पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए। 22,185 क्रॉस हो गया और उसके ऊपर बंद हो गए तो वो नेगेट होगा। मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स को नेक्स्ट वीक एक और मौका मिलेगा इन्वेस्ट करने का। और एक चीज़ मैं बताऊं, हिस्टोरिकली मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी मई में इस तरीके के करेक्शंस आते हैं और ख़ासतौर से अगर इलेक्शंस के आसपास होते हैं, एक बॉटम मार्केट बनाता है 17 से 21 मई के आसपास। आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए मार्केट का, नॉर्मली 17 से 21 मई के बीच में बॉटम बनता है मार्केट का। और तब तक मार्केट का हम ऑलमोस्ट 5th फेज़ में भी एंटर कर चुके होंगे इलेक्शन के। पिछली बार भी हम 4th और 5th फेज़ के बीच में निफ्टी पर हमने बॉटम बनाया था। तो अगर तो वही स्टोरी प्ले आउट हो रही है वापस, जो मार्केट में कई बार होती भी है, तो फिर मेरे ख्याल से 17 से 21 मई के बीच में, अब वो किस लेवल पर होगा ये कहना थोड़ा टफ है। हो सकता है आज के लेवल पे हो जाए, हो सकता है 21,500 पे हो जाए, 21,700 पे हो जाए, वो खैर हमें टाइम बताएगा, लेकिन ये मेरा व्यू रहेगा। ओके, इंडस्ट्रीज पे और एक शॉर्ट ट्रेड का व्यू याद रखिएगा। अगर आप एक ट्रेडर हैं और रिस्क ले सकते हैं तो वीकेंड का। अब एक काम करते हैं, जरा आपको मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं, और इट्स 22,050 निफ्टी, और निफ्टी ने अभी कल के लो को नहीं तोड़ा आज। अब तक की उपलब्धि यही है इस सेशन की। ब्रेथ क्या है इन डेरिवेटिव्स? कल बहुत ही थिन थी, मेरे ख्याल से 5 लॉन्ग थे, 6 में शॉर्ट कवरिंग थी। आइए देखते हैं आज की ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स क्या है। और आज थोड़ा सा इम्प्रूव, अच्छे साइड पे है, कुछ इम्प्रूव है स्टेट्स में। 87-57 मतलब काफ़ी तब्दीली है, काफ़ी अच्छा। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, यूपीएल, पॉलीकैब, डॉक्टर पैथ लैब, मुथूट फाइनेंस, एस्ट्रल। आज आप देख सकते हैं कि रियल स्टेट, एंसिलरी और केमिकल में कुछ अच्छे शॉर्ट कवरिंग। पॉलीकैब में तो एक्यूट स्ट्रेंथ थी, एस्ट्रल में एक्यूट स्ट्रेंथ है, यूपीएल में शॉर्ट कवरिंग है, और फ्रेश बैंक भी है क्योंकि अभी लॉन्ग साइड पे खड़ा हुआ है। बाकी शॉर्ट बिल्डअप मन्नापुरम फाइनेंस पे है, शॉर्ट कवरिंग माफ कीजिएगा, पिरामिड एंटरप्राइजेस, एबी फैशन और कोफोज, अबाउट इंडिया, इन सभी काउंटर्स में आज शॉर्ट कवरिंग देखी गई।
तीसरे और चौथे पायदान पे चलते हैं जहां पे शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग के आंकड़े आएंगे। शॉर्ट कहां पे बना आज? इस क्रम में याद रखिएगा आईटी पूरे दिन मशरूफ रहा शॉर्ट्स के साथ। बिरला सॉफ्ट को देखिए 3.5% नीचे। बैंक ऑफ बड़ौदा, एसीसी में एक सीरियस ब्रेकडाउन है। क्रॉम्पटन लार्ज कैप आईटी में टीसीएस बैकफुट पे 2% नीचे, काफी शॉर्टिंग हुई। लॉन्ग अनवाइंडिंग में गोदरेज प्रॉपर्टीज प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट होते हुए सीरियस ब्रेकडाउन्स विजिबल थे। आई थिंक रियल एस्टेट में, जैसे कि हमने कुछ देर पहले डीएलएफ की बात की थी, महानगर गैस, इंडियन होटल्स, भारत फोर्ज, एल&टी फाइनेंस, ये कुछ काउंटर जहां पे आज पेन रहा। बट आई थिंक अब तक इस बीते आधे घंटे की क्लोजिंग की अगर किसी स्टॉक ने आई थिंक इंडेक्स को रिकवरी में एक मदद दी है तो वो है रिलायंस। पिछले 4 सेशन का स्विंग लो ऑलमोस्ट सेम और एक बार फिर से रीगेन करके 100 डे एक्सपेंशन एवरेज रिलायंस 2816 के स्तर पर ट्रेड करता हुआ। हर्षदा जी हाँ वीरू, और आपने जो बैंक ऑफ बड़ौदा मेंशन किया एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि नंबर्स के बाद वहां पर एक बहुत सीरियस कट आता हुआ एक अच्छा मूव देखने को मिला था, लेकिन 4.25% देखते ही देखते नहीं। दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इंटरनल्स में कुछ ऐसा है जो मार्केट को पसंद नहीं आया, दूसरा यहाँ पर हर कोई लॉन्ग था। आई थिंक हर कोई ये मान के चल रहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स बहुत स्ट्रांग आएंगे और नंबर्स में वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। असली रिएक्शन इसका मंडे को मिलेगा। आई थिंक ये थोड़ा सा ट्रेडिंग पोजीशन अनबाइंड हुई है, या तो फिर कुछ स्लिपेजेस वगैरह का कुछ नंबर है, या फिर कोई और नंबर है जो ऐसा आया जो मार्केट को थोड़ा सा ख़राब लगा है। क्योंकि जिस तरीके से ये स्लाइड हुआ है ऑब्वियसली कुछ तो है यहाँ पर जो मार्केट को पसंद नहीं आया। मैं देखने की कोशिश कर रहा था कि अगर कुछ मिल जाता कि कोई इंटरेस्टिंग अगर आंकड़ा आया हो तो, लेकिन अब तक कुछ दिखा नहीं है ऐसा। तो हो सकता है कि थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ हो रही हो पोजीशंस। स्लिपेजेस थोड़ी सी बड़ी है, स्लिपेजेस बड़ी है। 2618 करोड़ से बढ़कर 3200 करोड़ के आसपास वो फिगर आता हुआ दिखाई दिया, तो वहाँ पर एक इजाफा ज़रूर देखने को मिला। आई थिंक वो पर आई डोंट नो मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, तो वो और आगे फाइन प्रिंट देखना पड़ेगा और देखते मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आती है। मार्जिन्स ऑफ कोर्स जैसे हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे 3.5%, तो 3.27% के आसपास आए। एसेट क्वालिटी में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। इस साल इन्होंने 13% तक की लोन ग्रोथ दिखाई। Q4 में वो लोन ग्रोथ सिर्फ 4% थी। एक नंबर जो दिख रहे हैं, हम देख रहे हैं थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर, वो स्लिपेजेस ही है, तो शायद उसी पर एक रिएक्शन, और जैसे आप कह रहे थे कि प्री पोजीशनिंग हो गई थी, क्योंकि आई थिंक वो सोमवार को ही हम बात कर रहे थे कि इनको आरबीआई की तरफ से गो हेड मिला वो बॉब कार्ड वाले मामले पर, बॉब ऐप वाले मामले पर, और उसके बाद अच्छी खासी तेजी बन गई थी। अगेन स्लिपेजेस का भी मामला हो सकता है, प्लस ऑलरेडी तेजी हो चुकी थी काफ़ी। ये दोनों कॉम्बिनेशन एक ऐसा माहौल में जहां एसबीआई के स्लिपेजेस एक्चुअली कम हुए थे इसकी वजह से, तो ये भी एक शायद इशू हो सकता है। उसे उस कंपैरिजन में भी देखना चाहिए। अच्छा, इस बीच ये हफ्ता खिलाड़ी नंबर 1 में भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था। 3 जानकार हमारे साथ थे, प्रदीप होचंदानी, सोनी पटनायक और साथ ही साथ अरुण कुमार मंत्री। तीनों के बीच का मुकाबला, अब फाइनल रिटर्न्स आपके सामने, और सोनी और प्रदीप के बीच पूरे हफ्ते कांटे की टक्कर थी, लेकिन बायो विस्कर आप कह सकते हैं सोनी आगे है। 5.94% के रिटर्न्स इनके और 5.86% के रिटर्न्स वहां पर प्रदीप के बने। तो कांग्रेचुलेशन सोनी, एक बहुत बढ़िया प्ले, और आप दोनों लगे हुए थे बेहतरीन ट्रेड देने के लिए। आपके पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्मेंस रहा है, क्योंकि आपने मार्केट के ट्रेंड को ठीक पढ़ा, दोनों तेजी और मंदी के सौदे दिए। पहले तो बताइए आज की क्लोजिंग को कैसे पढ़ रही हैं और अगले हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? जी थैंक यू हर्षता जी एंड एवरीवन। देखिए निफ्टी में मेरा आज एक पॉइंट था कि 22,000 के बिलो अगर क्लोज देगा वीकली क्लोजिंग, वहां पे थोड़ा सा कॉशियस आउटलुक रहेगा, बट वो सेफ होते हुए नजर आ रहा है। सो यहाँ पे एक रेंज बाउंड साइडवेज ट्रेंड नजर आ रहा है। नेक्स्ट वीक 22,000 सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा, और यहाँ से अगर बाउंस करेगा तो टुवर्ड्स 22,200 22,300 तक ही कर सकता है, जहाँ पे बहुत अग्रेसिव कॉल राइटिंग है। सो नेक्स्ट वीक में ईदर साइड ऑफ द ब्रेक इंपॉर्टेंट रहेगा। अगेन या तो 22,300 के ऊपर ब्रेक करे तो शॉर्ट कवरिंग, या तो फिर 21,800 के नीचे अगर ब्रेक करता है सपोर्ट पे तो वहां पे कॉशियस आउटलुक बनेगा, बट मोस्ट लाइकली ये रेंज अभी यहाँ से बना रहेगा, साइडवेज ट्रेंड रह सकता है। सोनी, जो स्टॉक्स आपने आइडेंटिफाई किए थे इस हफ्ते, जहां पर शायद हमारे दर्शकों के भी ट्रेड्स होंगे, मैक्सिमम रिटर्न्स आपके ऑफ कोर्स आईएक्स में बने शॉर्ट साइड की तरफ, यूपीएल में शॉर्ट साइड की तरफ बने, इन्फो एज, क्रॉम्पटन और मेट्रोपोलिस में देखे गए हैं। अब इनमें से कोई ट्रेड जो आप कॉन्फिडेंटली अगले हफ्ते भी कैरी करने के फेवर में है?
देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से IX में एक शॉर्ट कॉल अभी भी मेरे रेडार में कंटिन्यू करना चाहिए। 160 पे काफी स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव राइटिंग हो रही है। इनफैक्ट यहाँ पे हम देखेंगे तो 150 155 पे भी एग्रेसिव राइटिंग हो रही है। सो इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। डेफिनेटली 150 पे आप ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉसेस को एंड होल्ड कीजिए। एनीवे बिटवीन 135 130 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है अगले हफ्ते। ओके, IEX एक शॉर्ट साइड का ट्रेड रहेगा। कांग्रेचुलेशंस वंस मोर सोनी, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस आपका रहा है। चलिए अब वापस लौटते हैं क्लोजिंग की तरफ और 2260 के आसपास, तो 22,100 तो नहीं लेकिन 2260 के लेवल्स पर निफ्टी पहुंचता हुआ 100 पॉइंट के गेन्स, मिड कैप में एक अच्छा खासा मूव, लेकिन निफ्टी बैंक जाते जाते यहाँ पर प्रेशर है। एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि आज का लो वो 47,313 था, उसके ऊपर की क्लोजिंग आएगी। हाउएवर हम कल के लो के नीचे ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय, लेकिन आज का लो दोबारा से ब्रीच नहीं हुआ और उसके ऊपर थोड़ा सा निफ्टी बैंक संभलता हुआ दिखाई दिया है। बैंक का अपडेट अगर आ गया है तो वो भी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। मेरे ख्याल में कुछ रिलीफ ही मिलेगा। एक तो PEL में पोजीशंस कम हुई हैं, अब सिर्फ 79% की पोजीशन है मार्केट वाइड, तो वो बैंड से बाहर आ सकता है। और आदित्य बिरला रिटेल में भी हमने देखा है कुछ पोजीशंस हल्की होती हुई, तो 80% के आसपास मार्केट वाइड पोजीशन, पूरी स्थिति यहाँ पर ये बैंड से बाहर आ सकता है। अच्छा, जाते जाते एक दो ट्रेड्स, एक तो जुबिलेंट फूड, और जुबिलेंट फूड मुझे याद है इस हफ्ते की शुरुआत में गाबा सर के रेडार पर आया था। आज करीब 2% के मूव्स देखने को मिले हैं। अमित, ये ट्रेड चलेगा क्या अगले हफ्ते भी? जी मैम, एक बेस तो जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा था जो प्रीवियस रैली 3-4 दिन पहले आई थी, उसने एग्जैक्टली 200 डेमा पे जाके रेजिस्टेंस लिया, वहां से एक पुल बैक आ रहा है। आज के सत्र में थोड़ा सा स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है, तो इंपॉर्टेंट है अगर 455 का लेवल होल्ड करता है तो देन मे बी वंस अगेन 470 475, बट लेकिन उतना कन्विक्शन वाला ट्रेड नहीं है अभी। ओके, जुबिलेंट फूड्स आपके स्क्रीन पे। चलिए अब एक काम करते हैं, क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा समरी आपके स्क्रीन पे और देते हैं OI के लिहाज से। जरा एक बार दीपक नाइट्राइट दिखाइएगा स्क्रीन पे। जो स्टॉक्स आखिरी के आधे पौन घंटे में काफ़ी मोमेंटम गेन कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग रिकवरी, डे हाई पर आके 2498 पर क्लेस, मतलब पूरा केमिकल बास्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, डे हाई पर क्लोज होता हुआ। और ये क्लोजिंग दीपक नाइट्राइट को इसकी मतलब आप समझ लीजिएगा कि सारे एवरेजेस के ऊपर ले आई है। और मेरे ख्याल से लास्ट 2 मई तक भी इसमें मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग था और अब भी मोमेंटम काफ़ी बिल्डअप होता हुआ कुछ बड़े स्टॉक्स में। फिर आप लेके आइए डिक्सन लास्ट में मोमेंटम इसने गेन किया, अब करीब करीब 8445 डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। और इनफैक्ट ये जो क्लोज होगा ना डिक्सन का 8447 पे, ये अपने करियर के हाईएस्ट क्लस्टर पे खुल रहा है, मतलब क्लोज हो रहा है। पिछले 10 दिन से वोलेटिलिटी काफ़ी थी, लेकिन अपनी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को उसने सरेंडर नहीं किया, अभी भी 10 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ। मानस, डिक्सन आपके साथ मैंने कई बार डिस्कस भी किया है, क्या कैरी करने लायक है ये, और या फिर प्राइस आउटलुक नेक्स्ट वीक के लिए आपका इस पे? देखिए, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है और ये लगातार 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है, तो पॉजिटिव तो है, स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई थिंक चांस लेना चाहिए, पोजिशनल ट्रेड लीजिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 8320 के रहेंगे। 8320 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आई थिंक अगर ब्रेकआउट देखने को मिला तो सीधे ही आपको 8700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं अगले हफ्ते, तो चांस लीजिए 8320 के स्टिक स्टॉप लॉस के साथ। राजेश सतपुते जी, दीपक नाइट्राइट पे आपका सवाल, आपका जो सवाल मेरा है, नजरिया क्या होगा? 2500 की ट्रैजेक्टरी में ऑलमोस्ट हाई पे क्लोज होता हुआ, हमने यूपीएल को तो बहुत चेज किया इस आई थिंक कार्यक्रम में, दीपक नाइट्राइट पे आपका टेक? आई थिंक वीरेंद्र जी, यहाँ पे जैसे कि BTST की बात हो रही थी दीपक नाइट्राइट पे, मुझे यस लगता है कि ये लेके जाना चाहिए। 2580 2600 ये इसका टारगेट होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है आज अपने इसने 10 और 20 डे में दोनों पे एक ही साथ रिगेन किया है, तो कहीं ना कहीं लगता है ट्रैक्शन मिलेगा, मोमेंटम होगा, तो इट स्टिल अ बाय। मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस छोटा अगर मेंटेन करे 2470 का, दैट इज मोर देन इनफ। स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है राजेश जी का, और यहाँ पर मूव अच्छा आता हुआ। अच्छा, एक स्टॉक और लेके आइएगा, एक बार आप हिंदुस्तान यूनिलीवर रखिएगा स्क्रीन पे। 2369 एक उस दिन के आई थिंक 7 मई के वाइल्ड स्विंग के बाद 2 दिन का कंसोलिडेशन और फाइनली क्लोज फिर स्ट्रॉन्ग आता हुआ।
और ये क्लोज जिस प्रकार का आ रहा है, देखिए उस दिन जो क्लोज आया था 7 मई को वो था अबव 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। वो क्लोज आया था 19 जनवरी के बाद पहली बार, और 2 दिन की वर्टिलिटी के बाद, पेन के बाद आज एक बार फिर से उस एवरेज को रीगेन कर दिया। यानी मंडे मॉर्निंग जिन स्टॉक्स को लेकर हम शायद बात कर रहे होंगे टेक्निकल पर्सपेक्टिव से, उसमें एक डिक्सन हो गया, दीपक नाइट्राइट हो गया, यूपीएल हो गया, एक एचयूएल भी उस कहीं ना कहीं कड़ी में आके खड़ा होता है। जरा डायरेक्टर साहब एक बार ओआई रखिएगा स्क्रीन पे। ओआई स्ट्रॉन्ग एडिशन हुआ है यहाँ पर, और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को रीगेन करके। तो एचयूएल ने जाते जाते एक बार फिर से एफएमसीजी में मूव जो थे उसको कहीं ना कहीं शार्प कर दिया है। चलते हैं इस क्लोजिंग को देखने के लिए एक बार फिर से अनुज के पास। अनुज, ओवर टू यू। क्लोजिंग आप मेरे साथ देखिएगा। आज निफ्टी में हमने देखा है इस पूरे हफ्ते पेन रहा, लेकिन उस पेन से थोड़ा सा उभरता हुआ ये बाजार दिखाई दिया है इस फ्राइडे के सेशन में, और 22,000 के ऊपर फाइनल क्लोज आता हुआ। एक एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लोज नहीं है, लेकिन हाँ, जो डर था कि शायद हम 21,800 तक फिसलेंगे, और वो कल काफ़ी हावी था, आज एक पुल बैक में वो थोड़ा सा संभलता हुआ दिखाई दिया है। 96 अंकों का इजाफा आपको इंडेक्स पर दिखाई देगा। आप गौर करिएगा निफ्टी बैंक के हाल, यहाँ पर लगातार बिकवाली का दबाव बना हुआ है। इस पूरे हफ्ते कमजोरी थी, और आज फिर आप गौर करेंगे तो 57 अंकों के नुकसान पर इंडेक्स जाकर टिक रहा है 47,434 के लेवल्स पर, जो इनफैक्ट डे लो है। मिड कैप्स में एक पुल बैक जरूर आया है आज के दिन, करीब 450 पॉइंट तक का एक पुल बैक देखने को मिला। सेक्टोरली अगर आप ध्यान दें तो चुनिंदा बैंकों में तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दी। इनफैक्ट वो आपके लेकर आते हैं सेक्टोरली सिचुएशन क्या उभर कर आ रही है, वो स्क्रीन दिखाइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, क्योंकि आज भले ही एडवांस डिक्लाइन रेशियो पॉजिटिव में हो, किन किन स्टॉक्स और किन किन सेक्टर्स में वो कॉन्फिडेंस लौटा। एक तो मेटल इंडेक्स भाग रहा था, वहां पर करीब 140 अंकों की बढ़त देखने को मिली। फार्मा, एफएमसीजी, ऑटो, ये कुछ पॉकेट्स है तेजी के, और ऑयल एंड गैस और साथ ही साथ कैपिटल गुड्स, ये कुछ पॉकेट्स तेजी के बने। सरकारी बैंकों में दबाव, आईटी में आज दबाव कायम था, रियल एस्टेट फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पर जिन्होंने सबसे ज्यादा एक्शन दिखाया। तो आज का एक आउट परफॉर्मर है ऑफ कोर्स पॉलीकैब, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर इंट्राडे में करीब 6% तक के गेन्स देखने को मिले। बहुत ही बढ़िया मूव उन पोस्ट नंबर्स के बाद दिखाया है इस काउंटर ने। डॉक्टर लाल पैथलैब एक और काउंटर जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ, स्टॉक 5% ऊपर जाकर टिकता हुआ दिखाई दिया है। यूपीएल में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव, आज देखते ही देखते 7% तक की तेजी इस स्टॉक ने अपने नाम कर ली। इसके अलावा मुथूट मनप्पुरम पिछले 2 ट्रेडिंग सेशंस में दबाव था, आज एक रिकवरी मोड में काउंटर्स आते हुए नजर आए हैं। ये तेजी वाले कैंडिडेट्स थे, और दिग्गजों के लिहाज से अगर कोई स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करके देना है आज कहाँ पर सबसे ज़्यादा तेजी की पोजीशंस बनी, तो वो है बीपीसीएल। एक तो 1:1 का बोनस और नंबर्स अच्छे थे तो वो स्टॉक ऊपर रहा। आज एनटीपीसी, पावर ग्रिड जैसे काउंटर्स में भी तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी हैं। लेकर आते हैं आपके लिए अब पूरा हीट मैप, और आज के दिन आपने ध्यान दिया होगा एक तो हीरो मोटोकॉर्प, इसके अलावा आयशर, तो 2 व्हीलर साइड पर वो मोमेंटम कायम। आईटीसी में गेंस आज, भारती में गेंस, एचयूएल में तेजी। टाटा मोटर्स नंबर्स का इंतजार है, शाम को नतीजे आएंगे, उससे पहले स्टॉक 1046 के आसपास क्लोज होता दिख रहा है। टाइटन, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, ये दूसरे गेनर्स रहे। दबाव में क्या था? कोटक महिंद्रा बैंक, एक और सत्र कमजोरी का। कोटक के साथ साथ आप आईटी काउंटर्स देखिए तो टीसीएस ड्रैगर, एनटीआई माइंडट्री, इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा, सब में 1 से 1.5% तक की गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक पॉकेट था जहां पर कमजोरी देखने को मिली। ओवर द वीक की सिचुएशन भी आपके सामने लेकर आते हैं। तो इस पूरे हफ्ते जो आउट परफॉर्मर्स रहा है वो है हीरो मोटोकॉर्प, लगभग 7% का इजाफा, फिर एचयूएल, ब्रिटानिया जैसे काउंटर्स जहां पर 6-7% तक की तेजी देखने को मिली, एंड कोटक सरप्राइजिंगली आज का क्लोज नेगेटिव है, लेकिन ओवर द वीक इसने 5% के गेन्स आपको कमा कर दिए हैं। लूजिंग एंड पर क्या था? तो श्रीराम फाइनेंस 9% का नुकसान इधर, डॉक्टर रेड्डीज, अदानी एंटरप्राइजेस, और पूरे हफ्ते दरअसल एलएनटी में दबाव कायम था, और इन्होंने गाइडेंस भी मार्जिन का थोड़ा सा नरम दिया,
उस लिहाज से बिकवाली का दबाव रहा। ये है आज की क्लोज। 22,054 पर हफ्ता जाकर खत्म हुआ है निफ्टी के लिए। फटाफट से सीधा सौदा का अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। क्वेस्कॉप, कैम्स जैसे ट्रेड्स ये इनफैक्ट नीरज के फेवर में गए। आईओबी में भी करीब 1% की तेजी रही और एमएनएम फाइनेंस था मंदी वाला ट्रेड। आशीष के लिए 2 मंदी वाले ट्रेड, गोपाल स्नैक और वीएसटी टिलर्स। तेजी में इन्होंने रखा मनप्पुरम फाइनेंस और बीपीसीएल को। चलिए, तो मार्केट शट, ये आपने टीम्स का परफॉर्मेंस देखा और हर्षदा अच्छी बात ये है कि इस शनिवार और इतवार अब बाजार में इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि पूछिए मत। एटलीस्ट अगले 2 दिन यानी सोमवार की 9:15 तक कम से कम ये सपोर्ट नहीं टूटेगा और तब तक करिए आई थिंक इंतज़ार और मेरे ख्याल से आपका वीकेंड अच्छा रहे, यही शुभकामनाएं दे सकते हैं हम आपको। और टसल थी इस बाजार में इस हफ्ते और कंप्लीट टसल था और क्रिटिकल लेवरेजेस टूटे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक। आपसे फिर मुलाकात होगी हर्षदा, मेरी, नीरज जी, आशीष और अनुज की मंडे मॉर्निंग कॉल में। उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।